अस्सलामुअलैकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। आज का हमारा सब्जेक्ट है CS507 जिसकी हम करेंगे फाइनल एंड प्रिपरेशन। सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम बाय हेल्पर 0711। इसमें मैं क्या करूंगी, आपके लेक्चर नंबर 19 से लेके 45 तक के तमाम ही लेक्चर्स इंशाल्लाह इसी वीडियो में प्रोवाइड करूंगी और लेक्चर वाइज प्रोवाइड करूंगी, जिसमें आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पार्ट दोनों ही कवर हो रहे होंगे। इसके अलावा मैंने CS507 के ऊपर ही आपके पास पेपर्स के एमसीक्यूज से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड की हुई है। जस्ट वो वीडियो और ये वाली वीडियो आप वॉच कर लोगे तो आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए इनफ होंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर लेसन नंबर 19, फाइनल टर्म प्रिपरेशन। पहला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ERD क्या होता है? एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होती है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है एंटिटीज की और इनके रिलेशनशिप्स की एक दूसरे के साथ, ठीक है। यूज्ड इन डेटाबेस डिजाइन। डेटाबेस डिजाइन के अंदर इस्तेमाल होती है टू मॉडल डेटा स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप्स। ये हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की डेफिनेशन है। ERD एंटिटीज और उनके दरमियान रिश्तों को ग्राफिकल शक्ल में देना, डेटाबेस डिजाइन में डेटा स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप के मॉडल को इस्तेमाल वगैरह करना एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का काम है। की कंपोनेंट्स ऑफ ERD एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स के की कंपोनेंट्स क्या हैं? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसके की कंपोनेंट्स हैं एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स एंड कार्डिनलिटी। अच्छा, ये आपको बता दूं कि ये आपका 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। राइट डाउन द की कंपोनेंट्स ऑफ ERD। तो याद रखना, एंटिटीज यानी कि आसान चीजें, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक कस्टमर, ऑर्डर्स एंड प्रोडक्ट्स। एट्रीब्यूट यानी कि खसूसियात, इसमें क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज। फॉर एग्जांपल कस्टमर है, इसकी कस्टमर की ID और नेम वगैरह इसके एट्रीब्यूट है। रिलेशनशिप्स क्या है? इसके हाउ एंटिटीज रिलेट, कस्टमर, प्लेस, ऑर्डर एंड कार्डिनलिटी यानी कि तादाद क्या है? टाइप्स 1 to 1, 1 to many है या many to many है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इंफॉर्मेशन फ्लो डायग्राम। इंफॉर्मेशन फ्लो डायग्राम क्या होती है? डिजाइनिंग हाउ डेटा एंड इंफॉर्मेशन मूव थ्रू दी सिस्टम। डिजाइन करना कि किस तरह डेटा और इंफॉर्मेशन मूव करेंगे सिस्टम के जरिए, इंक्लूडिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रीक्वेंसी एंड फॉर्मेलिटी ऑफ फ्लोज। अच्छा जी, डेटाबेस डिजाइन में तीन चीजें आती हैं, स्कोप, स्ट्रक्चर और मेथडोलॉजी। स्कोप में क्या आता है कि लोकल या ग्लोबल डेटाबेस। स्ट्रक्चर में क्या आता है? डेटा स्टोरेज की तरतीब देना। और मेथडोलॉजीज में क्या आता है? नॉर्मलाइजेशन, इंडेक्सिंग एक्सेट्रा। यूजर इंटरफेस क्या होता है? यूजर इंटरफेस मीन डिजाइनिंग हाउ यूजर इंटरेक्ट विद द सिस्टम। की डिजाइन हम लोगों ने करना होता है कि सिस्टम के साथ यूजर किस तरह इंटरेक्ट करेगा, ये यूजर इंटरफेस डायग्राम का काम है। इंक्लूडिंग इनपुट फॉर्म्स, स्क्रीन्स, रिपोर्ट्स एंड नेविगेशन। अब यहाँ पे अगली हमारे पास आ रही है फिजिकल डायग्राम। फिजिकल डायग्राम का क्या काम होता है? लॉजिकल डिजाइन को एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में या मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करना फिजिकल डायग्राम का काम होता है। अगेन देख लो, लॉजिकल डिजाइन को एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स या मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करना किसका काम है? फिजिकल डायग्राम का। मॉड्यूल्स यानी कौन से? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिलेक्शंस, प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इनके ऊपर अपना फर्क बिल्कुल क्लियर रखना। अच्छा जी, इसमें अगर एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको दिखा सकूं तो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है? मैंने आपको ये ना क्वेश्चंस उर्दू में लिख के प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर आप लोगों को मैं ये इंग्लिश में प्रोवाइड करती तो शायद आपको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता। उर्दू में जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप अपनी वर्डिंग में लिख के आ सकोगे। सो दैट्स वाई मुझे लगा कि ये ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। ERD के लिए इस्तेमाल होती है। ERD किसके लिए इस्तेमाल होती है? ERD एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम डेटाबेस डिजाइन के लिए एंटिटीज और उनके रिलेशनशिप को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है ताकि डेटा स्ट्रक्चर क्लियर हो। ये बात याद रखना। इंफॉर्मेशन फ्लो डिजाइन में किन बातों का ख्याल रखा जाता है? इंफॉर्मेशन डिजाइन के अंदर डेटा की रिवेंज और ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट्स, फ्रीक्वेंसी, फॉर्मेलिटी जैसे इनपुट फॉर्म और रिपोर्ट्स फॉर्मेट्स को डिजाइन किया जाता है। यूजर इंटरफेस डिजाइन का मकसद क्या होता है? यूजर इंटरफेस डिजाइन का मकसद यही होता है कि यूजर को सिस्टम के साथ आसानी से इंटरेक्ट करने में मदद करना। स्क्रीन्स, फॉर्म्स और नेविगेशन यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। इसमें से MCQs क्या बनेंगे लेक्चर नंबर 19 में से? तो ERD किस लिए इस्तेमाल होता है? डेटाबेस डिजाइन में एंटिटीज और रिलेशनशिप को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए। ERD के तीन मेन कंपोनेंट्स क्या है? एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स। ये आपका इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इंफॉर्मेशन फ्लो डिजाइन में किन बातों का ख्याल रखा जाता है? डेटा को
डेटा को देखना वगैरह, ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट्स देखना एक्सेट्रा। डेटाबेस डिजाइन का स्कोप क्या होता है, लोकल या ग्लोबल डेटाबेस का फैसला लेना। यूजर इंटरफेस डिजाइन का मकसद ये आप खुद ही आप समझ गए हो। अच्छा जी, ईआरडी में कार्डिनलिटी से क्या मुराद है? ईआरडी में कार्डिनलिटी से क्या मुराद है? ई एंटिटीज के दरमियान रिश्तों की क्वांटिटी, ठीक है, यानी कि कार्डिनलिटी याद रखना, इसका मतलब क्या था, तादाद। तादाद कितनी है, 1 to 1 में है, 1 to many में है, या मैनी टू मैनी में है। प्रोटोटाइपिंग क्या है? प्रोटोटाइपिंग मीन सिस्टम को अर्ली वर्किंग मॉडल बनाना ताकि और फीडबैक ले सकें। लेसन नंबर 20 हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें आता है इंक्रीमेंट मॉडल। इंक्रीमेंट मॉडल की अगर आप लोग डेफिनेशन याद करो तो उसकी क्या डेफिनेशन होगी? तो इंक्रीमेंट मॉडल इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच। इंक्रीमेंट मॉडल एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है जहां पर सिस्टम डिजाइन किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है और टेस्ट किया जाता है स्मॉल मैनेजेबल पार्ट्स में अंटिल द कंप्लीट प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड, जब तक कंप्लीट प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जाता है। अब इंक्रीमेंट मॉडल वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का तरीका है जहां सिस्टम छोटे छोटे हिस्सों में डिजाइन, इंप्लीमेंट और टेस्ट क्या किया जाता है जब तक कि पूरी प्रोडक्ट डिलीवर ना हो। की फीचर्स इसके क्या होते हैं? स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट, सिस्टम के फेज में बुलेट करना किया जाता है, अर्ली डिलीवरी और वर्किंग सॉफ्टवेयर आता है। अच्छा जी, की फीचर्स में आप लोगों को ये मैंने एक्स्ट्रा डिटेल तो बताई हुई है, लेकिन आप लोग क्या करना कि आप लोग जस्ट ये हेडिंग भी लिख के आ सकते हो। सो याद रखना कि की फीचर्स इंक्रीमेंट मॉडल की क्या है? स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट, अर्ली डिलीवरी ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमर फीडबैक, प्रायोरिटी बेस्ड डेवलपमेंट। अच्छा जी, हाउ इंक्रीमेंट मॉडल वर्क्स। इंक्रीमेंट मॉडल वर्क किस तरह करते हैं, यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट्स ब्रेकडाउन सबसे पहले की जाती है। पूरी रिक्वायरमेंट्स को छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, किसमें? इंक्रीमेंट मॉडल में। सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हमने सारी रिक्वायरमेंट्स को छोटे हिस्सों में डिवाइड करना। उसके बाद है कोर प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स, यानी कि पहला इंक्रीमेंट कोर फीचर्स के साथ डिलीवर करना। सब्सिक्वेंट इंक्रीमेंट्स में अगले हिस्से, यानी कि हर नए इंक्रीमेंट में नया फीचर ऐड करना। टेस्टिंग और फीडबैक में क्या आता है? हर इंक्रीमेंट अलग से टेस्ट करना और यूजर से फीडबैक लेना। फाइनल इंटीग्रेशन में क्या आता है? सब इंक्रीमेंट्स को मिलाकर फाइनल प्रोडक्ट बना देना। ये क्या है? इंक्रीमेंट मॉडल का सिस्टम। अच्छा जी, एडवांटेजेस क्या है इसकी? इसके फायदे में आएगा अर्ली वर्किंग प्रोडक्ट बनता है, रिस्क रिडक्शन होती है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट होती है कस्टमर की, और इजी टू मैनेज होता है। डिसएडवांटेजेस में क्या था कि ओवरऑल सिस्टम डिजाइन मस्ट बी क्लियर, पूरा डिजाइन क्लियर होना जरूरी होता है। ये इसका डिसएडवांटेजेस हो जाता है कि भाई हम पूरे को क्लियर करेंगे तो भी ये वर्क करेगा। कॉस्टली होता है और नॉन सूटेबल होता है स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था। अच्छा जी, इंक्रीमेंटल विस इटरेटिव मॉडल, इनके बीच का डिफरेंस आ सकता है आपका शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में। डिफरेंस बिटवीन इंक्रीमेंटल एंड इटरेटिव मॉडल। तो इंक्रीमेंट मॉडल क्या करता है? फीचर्स ऐड करता है, डिलीवरी स्टेप बाय स्टेप करता है, रिक्वायरमेंट पहले से क्लियर होती है, किसमें? इंक्रीमेंट मॉडल में। इटरेटिव मॉडल में क्या होता है? पूरी चीजें बार बार इंप्रूव करता है, ठीक है, फीचर्स ऐड करता है, लेकिन इंक्रीमेंट में क्या होता है कि सारी चीजें बार बार इंप्रूव कर रहा होता है। प्रोटोटाइपिंग और इंप्रूवमेंट बार बार होती है, रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकती हैं। इंक्रीमेंट में क्या है कि रिक्वायरमेंट पहले से क्लियर होती है और इटरेटिव में रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकती हैं। ये फर्क आप लोग याद रखना। उसके बाद है जी एग्जांपल्स ऑफ इंक्रीमेंट मॉडल। तो इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास वर्ड प्रोसेसर और ई कॉमर्स की वेबसाइट्स आती हैं, ये आप लोग याद रखना, आपका बन सकता है एमसीक्यू। उसके बाद है जी व्हेन टू यूज इंक्रीमेंट मॉडल। हमने इंक्रीमेंट मॉडल का इस्तेमाल कब करना होता है? जब रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो, जब प्रोजेक्ट बड़ा कॉम्प्लेक्स ना हो, जब अर्ली डिलीवरी जरूरी हो, जब कस्टमर को जल्द से जल्द वर्किंग प्रोडक्ट चाहिए, तो हम लोग इंक्रीमेंट मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पॉइंट्स क्या होंगे? इंक्रीमेंट मॉडल क्या है? सिस्टम को छोटे हिस्सों में डेवलप करना इंक्रीमेंट मॉडल कहलाता है। इंक्रीमेंट मॉडल के दो फायदे, अर्ली डिलीवरी होती है और रिस्क इसमें कम होता है। एंड देन इंक्रीमेंट विद इटरेटिव में क्या फर्क होता है? इंक्रीमेंट हिस्सा, यानी कि छोटे छोटे हिस्से हम लोग ऐड कर सकते हैं, इटरेटिव पूरी चीज बार बार इंप्रूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट जी, इंक्रीमेंट मॉडल का पहला स्टेप क्या है? कोर प्रोडक्ट्स बनाना। इंक्रीमेंट मॉडल किस टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल है? लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए। इंक्रीमेंट मॉडल में टेस्टिंग कम होती है, हर इंक्रीमेंट के बाद इंक्रीमेंट मॉडल में टेस्टिंग होती है। इंक्रीमेंटल मॉडल के डिसएडवांटेजेस क्या है? पूरा डिजाइन पहले से क्लियर होना जरूरी है। इंक्रीमेंटल मॉडल का एग्जांपल है वर्ड प्रोसेसर, पहले टाइपिंग फिर स्पेल वगैरह चेक करना। कस्टमर फीडबैक इंक्रीमेंटल मॉडल में कब लिया जाता है? हर इंक्रीमेंट के बाद लिया जाता है। अच्छा जी, क्या इंक्रीमेंट मॉडल रिस्की है? नहीं है। एग्जांपल इसमें
आ सकती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की, तो वो क्या है कि अगर एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है तो क्या इंक्रीमेंट मॉडल को यूज करना चाहिए? नहीं, इंक्रीमेंट मॉडल के लिए रिक्वायरमेंट्स क्लियर होनी चाहिए, तो आप लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना हर इंक्रीमेंट का डिजाइन मुश्किल हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इंक्रीमेंट मॉडल और वाटरफॉल मॉडल में क्या फर्क है? वाटरफॉल मॉडल और इंक्रीमेंट मॉडल में फर्क, वाटरफॉल लीनियर है, एक फेज खत्म होने के बाद अगला शुरू होता है, ठीक है। वाटर फेज में क्या होता है कि पहले एक फेज खत्म होता है फिर दूसरा शुरू होता है। इंक्रीमेंट मॉडल फेज में क्या होता है कि डिलीवरी देता है, हर फेज में वर्किंग सॉफ्टवेयर मिलता है हमें। क्या इंक्रीमेंट मॉडल छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए बेहतर है? नहीं, ये हम लोग कम्प्लेक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा लेसन नंबर स्टार्ट हो रहा है, लेसन नंबर 21, ठीक है। लेसन नंबर 21 को हम स्टार्ट करेंगे। इसमें आता है हमारे पास स्पिरल मॉडल। स्पिरल मॉडल क्या आता है? स्पिरल मॉडल इज अ रिस्क ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल। सिर्फ स्पिरल मॉडल में क्या होता है, ये एक रिस्क ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल है जो कि कंबाइन करता है एलिमेंट्स किसके, वाटरफॉल और प्रोटोटाइपिंग दोनों के ही को। It is iterative in nature and focus on risk assessment and reduction in each cycle। अच्छा जी, स्पिरल मॉडल एक रिस्क ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मॉडल है जो वाटरफॉल और प्रोटोटाइपिंग दोनों के एलिमेंट्स को मिलाता है। ये इटरेटिव है और हर साइकिल में रिस्क असेसमेंट और रिस्क रिडक्शन पर फोकस करता है। कौन? स्पिरल मॉडल। अच्छा जी, की फीचर्स इसके क्या होते हैं कि ये रिस्क ड्रिवन अप्रोच रखता है, इटरेटिव और इंक्रीमेंटल, हर साइकिल नई फीचर्स ऐड करता है और पुरानी चीजें इंप्रूव करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडल्स है वाटरफॉल प्लस प्रोटोटाइपिंग का, फ्लेक्सिबल होता है, कस्टमर का फीडबैक इसमें इंक्लूड होता है। फेज इसमें क्या आते हैं कि इसमें मेन जो है ना आपका 5 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, राइट डाउन द फेजेस ऑफ स्पिरल मॉडल। तो इसके टोटल मेन 4 फेजेस में, पहला है प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव, दूसरा है रिस्क एनालिसिस, उसके बाद इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट एंड देन इवैल्यूएशन प्लानिंग फॉर नेक्स्ट स्पिरल। ये आगे आप खुद भी लिख सकते हो, बस आपने ये 4 की हेडिंग जरूर याद रखनी है। एडवांटेजेस इसमें क्या आती है स्पिरल मॉडल के? रिस्क मैनेजमेंट, खतरे के इंतजाम, रिस्क पहले से आइडेंटिफाई हो जाते हैं स्पिरल मॉडल के अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रिक्वायरमेंट्स चेंज की जा सकती है, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है। अच्छा जी, सूटेबल होती है लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए और अर्ली प्रोटोटाइपिंग होती है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स होता है, डिजाइन और मैनेजमेंट मुश्किल होती है, कॉस्टली होता है, नॉट सूटेबल होता है स्मार्ट के लिए, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और टाइम कंज्यूमिंग होता है, वक्त, हर स्पिरल के का प्रोसेस लंबा होता है, ठीक है। यानी कि स्पिरल मॉडल क्या होता है कि ये ज्यादा टाइम ले रहा होता है। व्हेन टू यूज स्पिरल मॉडल, स्पिरल मॉडल का कब इस्तेमाल करना चाहिए? जब प्रोजेक्ट बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो, जब रिस्क हाई हो, जब रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं हो या चेंज हो सकती हो, जब कस्टमर को अर्ली प्रोटोटाइपिंग चाहिए। स्पिरल मॉडल और वाटरफॉल मॉडल। अच्छा जी, स्पिरल मॉडल और वाटरफॉल मॉडल के दरमियान फर्क क्या है? स्पिरल मॉडल इटरेटिव और फ्लेक्सिबल होता है जबकि वाटरफॉल लीनियर और रिज्ड होता है। स्पिरल मॉडल रिस्क ड्रिवन होता है और वाटरफॉल क्या होता है? प्लान ड्रिवन होता है। स्पिरल मॉडल में क्या होता है? कस्टमर फीडबैक हर साइकिल में होता है, कस्टमर फीडबैक एंड में होता है वाटरफॉल के अंदर। सुटेबल होता है कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए स्पिरल मॉडल, और वाटरफॉल क्या होता है कि सुटेबल होता है सिंपल और क्लियर के लिए। ये एक बहुत ही मजे का फर्क था। अच्छा, एग्जांपल ऑफ स्पिरल मॉडल, एग्जांपल क्या होंगे? बैंकिंग सॉफ्टवेयर, बेसिक ट्रांजैक्शन, सिक्योरिटीज वगैरह, ये सारी किस्में आती हैं स्पिरल मॉडल के अंदर। एमसीक्यूज क्या आते हैं इसमें? हमारे पास स्पिरल मॉडल क्या है? रिस्क ड्रिवन इटरेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल होता है। स्पिरल मॉडल के 4 फेज कौन से? प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग एंड इवैल्यूएशन। स्पिरल मॉडल का मेन फोकस क्या है? रिस्क आइडेंटिफिकेशन की रिडक्शन करना। स्पिरल मॉडल किस टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट है? लार्ज और कॉम्प्लेक्स के लिए। स्पिरल मॉडल के एडवांटेजेस नहीं है, सिंपल और चीप होना ये नहीं है जी। स्पिरल मॉडल में कस्टमर फीडबैक्स कब लिया जाता है? हर स्पिरल के बाद। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, स्पिरल मॉडल और वाटरफॉल में फर्क है? स्पिरल इटरेटिव और वाटर लीनियर होता है। स्पिरल मॉडल की एग्जांपल क्या होगी? बैंकिंग सॉफ्टवेयर। स्पिरल मॉडल कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें रिस्क एनालिसिस, टेस्टिंग और प्रोटोटाइपिंग महंगा होता है। हर क्या स्पिरल मॉडल छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए सुटेबल है? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इसके ऊपर अगर हम लोग देखें तो क्या बन सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर एक प्रोजेक्ट में रिस्क बहुत ज्यादा है तो कौन सा मॉडल यूज करना चाहिए? रिस्क के लिहाज से हमें स्पिरल मॉडल का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये रिस्क ड्रिवन है और हर साइकिल में रिस्क मैनेज किए जाते हैं। स्पिरल मॉडल और इंक्रीमेंट मॉडल में क्या फर्क होता है? इंक्रीमेंट मॉडल फीचर्स ऐड करता है, स्पिरल मॉडल रिस्क एनालाइज करता है और इटरेटिव तरीके से डेवलप करता है। क्या स्पिरल मॉडल में रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकती हैं? हाँ जी, हो सकती हैं। अच्छा जी, अगला हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 22, सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस क्या होता है? इसकी हम लोग अगर डेफिनेशन को रीड करें, सिस्टम एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ अ बिजनेस प्रॉब्लम
प्रॉब्लम सिस्टम एनालिसिस स्टडी है बिजनेस प्रॉब्लम डोमेन के जो रिकमेंड करता है इंप्रूवमेंट एंड स्पेसिफाई बिजनेस रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस सोल्यूशन। ये इन्वॉल्व करता है अंडरस्टैंडिंग मॉडलिंग डिफाइनिंग प्रोसेस एंड डेटा फ्लोज विद द ऑर्गेनाइजेशन। सिस्टम एनालिसिस बिजनेस के मुतल्लिका है जहाँ पर बेहतरियाँ सजेस्ट की जाती हैं और सोल्यूशन के लिए बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई किया जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसेस और डेटा फ्लो को समझने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, की ऑब्जेक्टिव इसके क्या है? अंडरस्टैंड बिजनेस प्रोसेस होता है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज, डिफाइन रिक्वायरमेंट्स, रिकमेंडेड सोल्यूशन, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। ये क्या है की ऑब्जेक्टिव सिस्टम एनालिसिस के। अच्छा जी, स्टेप्स इसमें क्या आते हैं? ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि राइट डाउन द स्टेप्स इन सिस्टम एनालिसिस। सबसे पहले है कि प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करना, देन फिजिबिलिटी स्टडी करना, देन रिक्वायरमेंट गैदर करना, देन एनालिसिस ऑफ करंट सिस्टम, फिर मॉडलिंग, फिर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड देन रिव्यू एंड वैलिडेशन। टूल यूज्ड इन सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस के अंदर टूल्स कौन से यूज होते हैं? ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम एनालिसिस के अंदर डेटा फ्लो डायग्राम्स डीएफडीज का इस्तेमाल होता है डेटा फ्लो देखने के लिए, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स ईआरडीज का इस्तेमाल होता है डेटाबेस रिलेशनशिप के लिए, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है प्रोसेस स्टेप्स डायग्रामेटिक के लिए, यूज केस डायग्राम्स यूजर इंटरेक्शंस के लिए होता है, इंटरव्यू और क्वेश्चनरीज के लिए होता है, रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के लिए। सिस्टम एनालिस्ट रोल एंड स्किल रोल, ब्रिज बिटवीन बिजनेस यूजर एंड टेक्निकल टीम इज कॉल्ड रोल। ये आपका इंपॉर्टेंट है जी। क्या कहते हैं इसको? एमसीक्यूज और स्किल्स क्या रिक्वायर होती हैं? एनालिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉलेज ऑफ बिजनेस प्रोसेस, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सिस्टम एनालिस्ट में होती हैं। मैनुअल विद कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट इन सिस्टम एनालिसिस। मैनुअल इन्वायरमेंट और कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में क्या फर्क होता है? मैनुअल में क्या होता है? पेपर बेस्ड रिकॉर्ड्स होते हैं, कंप्यूटराइज्ड में डिजिटल रिकॉर्ड्स होते हैं। मैनुअल में स्लोअर प्रोसेसिंग होती है, डिजिटल में फास्टर होती है। इसमें मैनुअल में ज़्यादा ह्यूमन एरर आते हैं और इसमें कंप्यूटराइज्ड में एरर कम होते हैं, लिमिटेड रिपोर्टिंग होती है और कंप्यूटराइज्ड में एडवांस होती है। ये तो आप खुद से भी लिख सकते हो। अच्छा जी, इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस की इंपॉर्टेंस क्या है? ये रिड्यूस करता है एरर्स को, सेव करता है टाइम एंड कॉस्ट को, इंप्रूव करता है एफिशिएंसी को, इंश्योर करता है यूजर की सेटिस्फिकेशन को, सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग को। चैलेंजेस सिस्टम एनालिसिस में क्या हो सकते हैं? अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, रेजिस्टेंस ऑफ टू चेंज, तब्दीली का मुकालबा, कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और चेंजिंग टेक्नोलॉजी भी ये चैलेंज आ सकता है सिस्टम एनालिसिस के अंदर। अच्छा जी, इसके ऊपर एमसीक्यूज क्या बनेंगे? सिस्टम एनालिसिस क्या है? बिजनेस प्रॉब्लम का मुतालिया, ठीक है। सिस्टम एनालिसिस बिजनेस प्रॉब्लम का मुतालिया और सोल्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करना है। सिस्टम एनालिस्ट का काम क्या है? यूजर और डेवलपर्स के दरमियान ब्रिज बनाना, ठीक है। सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है? यूजर और डेवलपर्स के दरमियान ब्रिज बनाना, रिक्वायरमेंट समझना और सॉल्यूशन सजेस्ट करना। अच्छा जी, सिस्टम एनालिसिस के दो टूल्स के नाम बताओ, डीएफडी और ईआरडी। मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में फर्क हम लोग ऊपर पढ़ आए हैं। सिस्टम एनालिसिस का पहला स्टेप क्या है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। फिजिबिलिटी स्टडी क्यों जरूरी होती है? ये चेक करता है प्रोजेक्ट को टेक्निकली, इकोनॉमिकली और ऑपरेशनली मुमकिन है या नहीं है। डीएफडी क्या है? डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा फ्लो को ग्राफिकली दिखाना। अच्छा जी, सिस्टम एनालिसिस में मॉडलिंग क्यों जरूरी होती है? कम्प्लेक्स प्रोसेस को विजुअल फर्क में समझने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद सिस्टम एनालिसिस का बेनिफिट ये हम लोग ऊपर पढ़ ही आए हैं। इसमें अगर आपके एग्जाम्स के लिहाज से क्वेश्चन देखे जाएं तो क्या बन सकते हैं? अगर एक कंपनी अपना मैनुअल सिस्टम कंप्यूटराइज करना चाहती है तो सिस्टम एनालिस्ट क्या करेगा, ठीक है। इस तरह का आपको इंग्लिश में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कंपनी अपना मैनुअल सिस्टम को कंप्यूटराइज सिस्टम में करना चाहे तो सिस्टम एनालिस्ट क्या करेगा? वो पहले करंट मैनुअल सिस्टम को एनालाइज करेगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, फिर कंप्यूटराइज सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करेगा एंड देन सूटेबल सोल्यूशन सजेस्ट करेगा। कौन? सिस्टम एनालिस्ट। डीएफडी और फ्लो चार्ट में क्या फर्क होता है? डीएफडी डेटा फ्लो को दिखाता है जबकि फ्लो चार्ट प्रोसेस को स्टेप्स की सीक्वेंस में दिखाता है। क्या सिस्टम एनालिसिस सिर्फ न्यू सिस्टम्स के लिए होती है? नहीं, ये एक्साइटिंग सिस्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए भी सिस्टम एनालिसिस की जाती है। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो रहा है लेसन नंबर 23, ठीक है। लेसन नंबर 23 पे हम लोग आगे गुड सिस्टम डिजाइन। गुड सिस्टम डिजाइन क्या होता है? गुड सिस्टम डिजाइन रेफर होता है टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ वेल स्ट्रक्चर्ड, efficient and user friendly information system that meets organizational needs, supports business process effectively, ठीक है। अच्छा जी, इसके की बेनिफिट्स क्या होते हैं? इंप्रूव करता है एफिशिएंसी को, सिस्टम फास्ट और स्मूथ चलता है, कम रिसोर्सेज ज़्यादा काम करते हैं। कौन? एक गुड सिस्टम डिज़ाइन। एज ऑफ मेंटेनेंस, इसमें क्या होता है कि सिस्टम को अपडेट या
रिपेयर करना आसान होता है, बग्स और एरर्स आसानी से फिक्स किए जाते हैं। स्केलेबिलिटी में क्या आता है कि जी फीचर्स में सिस्टम को बढ़ा और अपग्रेड किया जाता है, न्यू फीचर्स आसानी से ऐड किए जा सकते हैं। यूजर सेटिस्फिकेशन में क्या आता है, सिस्टम इजी टू यूज और इनिशिएटिव होता है, यूजर को कम ट्रेनिंग की जरूरत होती है, गुड इफेक्टिवनेस होती है, रिलायबिलिटी होती है, सिक्योरिटी होती है, बेटर डिसीजन मेकिंग होती है। ये आगे आप लोग को खुद से भी लिख सकते हो। अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सिस्टम, ये आपका 5 मार्क्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आ सकता है क्वेश्चन कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सिस्टम। तो इसमें मॉड्यूलैरिटी होती है, मॉड्यूलैरिटी मींस मॉड्यूल बेस्ड सिस्टम छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है। कोहेरेंट मींस जुड़ने की सहूलियत हो, हर मॉड्यूल को एक क्लियर पर्पस होना चाहिए, लो कपलिंग होनी चाहिए, मॉड्यूल्स कम से कम डिपेंडेंट होने चाहिए, रीयूजेबिलिटी दोबारा इस्तेमाल के लिए हो, फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम को आसानी से मॉडिफाई किया जा सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक सारी किसकी हैं, एक अच्छे सिस्टम डिजाइन की। सिस्टम एनालिस्ट एंड डिजाइन मेथड्स, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ये हम लोग आगे इसमें डिटेल पढ़ेंगे। अच्छा जी, फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ प्रोसेस या एल्गोरिदम की, जो कि शो करता है स्टेप्स इन सीक्वेंशियल ऑर्डर यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल्स। फ्लो चार्ट किसी प्रोसेस या एल्गोरिदम की ग्राफिकल शक्ल है जो कि स्टैंडर्ड सिंबल्स इस्तेमाल करते हुए स्टेप्स को सीक्वेंस में दिखाते हैं। ओवल ओवल हम लोग सिंबल का इस्तेमाल करते हैं स्टार्ट या एंड के लिए, ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं तो याद रख लें कि ओवल का इस्तेमाल किया जाता है स्टार्ट और एंड के लिए, रेक्टेंगल का इस्तेमाल किया जाता है प्रोसेस के लिए, डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है डिसीजन के लिए, एरो का इस्तेमाल किया जाता है फ्लो डायरेक्शन के लिए। इसको मस्ट भी याद कर लो अभी से। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, विजुअल क्लैरिटी मिलती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आसानी से समझे जा सकते हैं, एरर आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। गुड प्रैक्टिस इन सिस्टम डिजाइन, सिस्टम डिजाइन में गुड प्रैक्टिस क्या होती है, यूजर सेंट्रिक अप्रोच होती है, प्रोटोटाइपिंग होती है, इटरेटिव डेवलपमेंट होती है, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं और टेस्टिंग होते हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर हमारे एमसीक्यूज क्या बात सकते हैं। गुड सिस्टम डिजाइन के सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी और यूजर की सेटिस्फिकेशन को। स्केलेबिलिटी से क्या मुराद है, सिस्टम को फ्यूचर में बढ़ाने की सहूलियात। फ्लो चार्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है, प्रोसेस को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए। गुड सिस्टम डिजाइन की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, मॉड्यूलैरिटी, लो कपलिंग एंड रीयूजेबिलिटी। ये आपका 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर एनालिसिस में कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, डीएफडी, फ्लो चार्ट्स एंड ईआरडी। ये भी आपका 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको यूज जरूर याद रखना। ओओएडी की फुल फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी बहुत एमसीक्यूज। फ्लो चार्ट में डायमंड सिंबल क्या दिखाती है, डिसीजन पॉइंट्स को दिखाती है। सिस्टम डिजाइन में प्रोटोटाइपिंग क्यों जरूरी होती है, अर्ली फीडबैक लेने के लिए और एरर्स को कम करने के लिए। लो कपलिंग के क्या फायदे, मॉड्यूल्स आसानी से चेंज किए जा सकते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे पेपर्स के लिहाज से। तो इस पॉइंट पे मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल हेल्पर 0711 फॉर माय मोटिवेशन आल्सो, क्योंकि मोर देन 1 ईयर हो गया मुझे इस चैनल पे आप लोगों की हेल्प करते हुए और अभी तक मेरा 10K का ड्रीम पूरा नहीं हुआ है। सो इट्स प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर, और वीडियो अच्छी लगे तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और होप सो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन्होंने कर लिया, अल्लाह करे उनका पेपर कुछ ज़्यादा ही अच्छा जाए, बल्कि सबका ही अच्छा जाए। अच्छा जी, क्या फ्लो चार्ट सिर्फ प्रोग्रामिंग के लिए होते हैं? क्या हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है कि फ्लो चार्ट सिर्फ प्रोग्रामिंग के लिए होते हैं? नहीं जी, फ्लो चार्ट किसी भी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर एक सिस्टम डिज़ाइन मॉड्यूलर नहीं है तो क्या मसला हो सकता है, अगर सिस्टम मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, चेंजेस करना महंगा हो जाता है, एक्सेट्रा, डिबगिंग मुश्किल हो जाती है। यूजर सेटिस्फिकेशन गुड सिस्टम डिजाइन में क्यों अहम है, क्योंकि अगर यूजर सिस्टम यूज करने में कंफर्टेबल नहीं है तो सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी टेक्निकली एडवांस्ड क्यों ना हो। पास लेसन नंबर 24 है। लेसन नंबर 24 में हमारे पास फ्लो चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अ फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम जो कि रिप्रेजेंट करती है प्रोसेस या एल्गोरिदम यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल टू शो द सीक्वेंस, स्टेप्स एंड डिसीजंस। इंपॉर्टेंस क्या है फ्लो चार्ट की, सिंबल्स की स्टैंडर्डाइजेशन, हर सिंबल का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, क्लैरिटी होती है, कम्युनिकेशन होता है, डेवलपर्स, यूजर, स्टेक होल्डर्स बीच में आसानी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एरर की रिडक्शन होती है। 4 रूल्स फॉर ड्राइंग फ्लो charts, write down the
ओके ये टॉपिक है राइट डाउन द रूल्स फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स को ड्रा करने के लिए क्या हमारे पास रूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला है रूल स्टार्ट विद अ टर्मिनेटर। ठीक है, शुरू करें टर्मिनेटर से। यूज एरो फॉर डायरेक्शंस, डायरेक्शंस के लिए एरो का इस्तेमाल करें। उसके बाद तीसरा हमारे पास रूल क्या है, वन फ्लो लाइन इन वन फ्लो लाइन आउट होनी चाहिए। डिसीजन सिंबल मस्ट हैव टू एक्सिट्स होने चाहिए, डिसीजन सिंबल्स के दो एक्सिट्स हों, यस या नो। कीप इट सिंपल, इसको सिंपल रखो और लेबल करो क्लियरली। ये क्या है, ये रूल्स हैं किसके, फ्लो चार्ट को ड्रा करने के। गुड प्रैक्टिसेस इन फ्लो चार्ट डिजाइन। फ्लो चार्ट में गुड प्रैक्टिस क्या होती है, लॉजिकल ऑर्डर स्टेप सीक्वेंस में हो, कंसिस्टेंट सिंबल्स हो, यूजर कनेक्टर्स हो और रिव्यू और टेस्टिंग होने चाहिए। अच्छा जी, सिंपल लॉगिन प्रोसेस फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल सिंपल सी कोडिंग की गई है। स्टार्ट किया गया, इंटर करो यूजर नेम पासवर्ड एंड देन डिसीजंस वैलिड है क्या, अगर यस है तो एंड कर दो, अगर नहीं है तो एरर मैसेज प्रोवाइड कर दो। इट्स टू सिंपल। अच्छा जी, इसके ऊपर एमसीक्यूज क्या आ सकते हैं। फ्लो चार्ट में डायमंड सिंबल क्या दिखाता है, डिसीजंस पॉइंट को। टर्मिनेटर सिंबल क्या काम करता है, प्रोसेस को स्टार्ट या एंड दिखाता है। फ्लो लाइन एरर्स किस लिए होती हैं, डायरेक्शंस ऑफ फ्लो दिखाने के लिए। इनपुट आउटपुट सिंबल किसके लिए इस्तेमाल होता है, डेटा का इनपुट या आउटपुट दिखाने के लिए। एक मिनट। अच्छा जी, डिसीजन सिंबल में कितने एग्जिस्ट होते हैं, कम से कम दो। ठीक है, डिसीजन सिंबल्स में कम से कम दो होने चाहिए सिंबल्स, यस या नो का। फ्लोचार्ट बनाते वक्त सबसे पहले कौन सा सिंबल इस्तेमाल होता है, टर्मिनेटर इस्तेमाल होता है। ऑफ पेज कनेक्टर्स किसके लिए इस्तेमाल होता है, ड्यूरिंग पेज पर मौजूद प्रोसेस लिंक करने के लिए, दूसरे पेज पर मौजूद प्रोसेस का लिंक करने के लिए। अगर फ्लो चार्ट कॉम्प्लेक्स है तो क्या करना चाहिए, कनेक्टर्स इस्तेमाल करें या फ्लो चार्ट को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें। फ्लो चार्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, विजुअल क्लैरिटी होती है हर अंडरस्टैंडिंग में। अच्छा जी, एग्जांपल्स आ गई है इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्या आ सकता है कि क्या फ्लो चार्ट में हर सिंबल्स का एक ही मतलब होता है। ऑफ कोर्स हाँ, फ्लो चार्ट सिंबल स्टैंडर्डाइज्ड होती है, हर सिंबल का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है जिससे कंफ्यूजन नहीं होती। अच्छा जी, अगर फ्लो चार्ट में डिसीजन सिंबल सिर्फ एक ही एक्सिट दे रहा है तो क्या मसला है, डिसीजन सिंबल में हमेशा दो एक्सिट्स होनी चाहिए, यस या नो, वरना फ्लो चार्ट इनकम्प्लीट या गलत होता है। कनेक्टर्स और ऑफ पेज कनेक्टर्स में फर्क बताओ। कनेक्टर्स सेम पेज पर हिस्सों को जोड़ता है जबकि ऑफ पेज कनेक्टर्स अलग पेज पर मौजूद प्रोसेसेस से लिंक करता है। यह आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा जी, लेसन नंबर 25 स्टार्ट करेंगे। डेटा फ्लो डायग्राम्स, डीएफडीज। अ डेटा फ्लो डायग्राम इज अ graphical representation of flow of data through an information system showing process, data stores, data flows and external entities. Purpose of DFDs. DFDs का मकसद क्या होता है, DFDs एक ग्राफिकल तरीका है जिसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर डेटा के फ्लो को दिखाया जाता है। ठीक है, DFD क्या है, एक ग्राफिकल तरीका है जिसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर फ्लो दिखाया जाता है। प्रोसेस, डेटा स्टोर्स, डेटा फ्लोज और एक्सटर्नल एंटिटीज का शो किया जाता है। उसके बाद पर्पस क्या होता है DFDs का, विजुअलाइज डेटा फ्लो, अंडरस्टैंड सिस्टम प्रोसेसेस, आइडेंटिफाई इनपुट्स और आउटपुट्स, इंप्रूव सिस्टम डिजाइन एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। रूल्स फॉर ड्राइंग DFD इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको गौर से सुनना कि DFD को बनाने के लिए रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहला है प्रोसेस रूल, हर प्रोसेस का नाम वर्ब होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट सैलरी। प्रोसेस नंबर होना चाहिए 1.0 2.0 जैसा। हर प्रोसेस में कम से कम एक फ्लो चार्ट इन और एक फ्लो चार्ट आउट होना चाहिए, ये प्रोसेस रूल है। डेटा फ्लो रूल क्या है, इसमें डेटा फ्लो का कायदा, डेटा फ्लो का एक डायरेक्शन में होना चाहिए। डेटा फ्लो प्रोसेस से डेटा स्टोर तक या डेटा स्टोर से प्रोसेस तक का हो सकता है। डेटा फ्लो दो प्रोसेसेस के बीच भी हो सकता है। डेटा स्टोर रूल क्या होता है, इसमें डेटा स्टोर के नाम नाउन होना चाहिए। ठीक है, डेटा स्टोर रूल्स में क्या है कि डेटा स्टोर का नाम नाउन होना चाहिए, एम्प्लॉयड डेटाबेस वगैरह टाइप। डेटा स्टोर में डेटा फ्लो इन और डेटा फ्लो आउट दोनों होने चाहिए। एक्सटर्नल एंटिटी रूल्स होने चाहिए। नो ब्लैक होल्स क्या है, इसमें नो ब्लैक होल्स होने चाहिए। प्रोसेस से डेटा फ्लो इन हो लेकिन आउट नहीं हो। नो ग्रे होल्स भी नहीं होने चाहिए। ग्रे होल्स मीन प्रोसेस से डेटा फ्लो आउट हो लेकिन इन नहीं हो, ये भी गलत है। नो ग्रे होल्स। ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट दो जो है ना, ये आपके MCQs हैं।
नो मर्सल्स यानी कि मोज़ात वगैरह नहीं होने चाहिए। प्रोसेस से डेटा फ्लो आउट ऐसे ना हो जैसे कि इनपुट के बगैर आउटपुट हो रहा हो। लेबल एवरीथिंग मींस हर प्रोसेस, डेटा फ्लो, डेटा स्टोर और एक्सटर्नल एंटिटी का क्लियर लेबल होना चाहिए। उसके बाद लेवल्स ऑफ डीएफडीज, डीएफडीज के लेवल, डेटा फ्लो डायग्राम्स के लेवल क्या है? कॉन्टेक्स्ट डायग्राम लेवल 0। इसको फुल गौर से पढ़ो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेक्चर नंबर 25, ठीक है। अच्छा जी, इसमें लेवल्स क्या है डीएफटी के अंदर? तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम का लेवल 0 में क्या होता है? शो करता है इंटायर सिस्टम एज वन प्रोसेस, फोकस करता है एक्सटर्नल एंटिटीज और मेन डेटा फ्लोज के ऊपर। लेवल 1 में क्या होता है? लेवल 1 में क्या होता है कि ब्रेक डाउन करता है मेन पर्पस को सब प्रोसेस के अंदर और शो करता है ज्यादा डिटेल देन कॉन्टेक्स्ट डायग्राम से। लेवल 2 में क्या होता है? फर्दर ब्रेक डाउन करता है सब प्रोसेसेस को और ज्यादा डिटेल के अंदर। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है डीएफडीज के अंदर? अनलेबल्ड डेटा फ्लो होता है, प्रोसेस विदाउट इनपुट आउटपुट होता है, डेटा फ्लो बिटवीन टू internal entities, data flow between two data storage stores and missing data stores वगैरह, ये कॉमन मिस्टेक्स होती है। एग्जाम्पल सैम्पल डीएफडी, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल प्रोवाइड की गई है। उसके बाद इसमें ज़्यादातर एमसीक्यूज क्या आते हैं? सॉरी, शायद थोड़ी नींद आई इसलिए मैं बार बार उबासी ले रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर दिस। अच्छा जी, एमसीक्यूज क्या बनेंगे उसके ऊपर? डीएफडी किस लिए इस्तेमाल होता है? डीएफडी का इस्तेमाल क्यों होता है? डेटा फ्लो को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए डीएफडी का इस्तेमाल होता है। डीएफडी के 4 कंपोनेंट्स के नाम बताओ। डीएफडी के 4 कंपोनेंट्स क्या होते हैं? प्रोसेस, डेटा फ्लो, डेटा स्टोर, एक्सटर्नल एंटिटी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, 4 कंपोनेंट्स डीएफडी के। प्रोसेस का नेम किस टाइप का होना चाहिए? वर्ब के लिहाज से, कैलकुलेट, वेरीफाई वगैरह। डेटा स्टोर का नाम किस टाइप का होना चाहिए? नाउन। ये भी आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जी। क्या दो डेटा स्टोर्स के बीच डायरेक्ट डेटा फ्लो हो सकता है? नहीं हो सकता। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में कितने प्रोसेस होते हैं? सिर्फ एक ही होल सिस्टम होता है, कोई ज्यादा प्रोसेस नहीं होते। ब्लैक होल डीएफडी में क्या होता है? प्रोसेस में डेटा फ्लो इन होता है लेकिन आउट नहीं होता। और ग्रे में क्या होता है कि आउट होता है, इन नहीं होता। ये फर्क ब्लैक और ग्रे का याद रखना। डीएफडी में एक्सटर्नल एंटिटी क्या होती है? सिस्टम से बाहर कोई चीज या डेटा सिक्योर या डेस्टिनेशन है। लेवल 1 डीएफडी और लेवल 0 में कैसे अलग है? लेवल 1 में सिस्टम का सब प्रोसेस में डिवाइड किया जाता है। अच्छा जी, एग्जाम क्वेश्चन इसमें क्या आ सकते हैं? अगर एक डीएफडी में प्रोसेस का इनपुट है लेकिन आउटपुट नहीं है तो इसमें क्या मसला है? ये एक ब्लैक होल है। ओके, क्या डेटा फ्लो दो एक्सटर्नल एंटिटीज के बीच हो सकता है? क्या डेटा फ्लो दो एक्सटर्नल एंटिटीज के बीच हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। डीएफडी में डेटा फ्लो एक्सटर्नल एंटिटीज के बीच डायरेक्ट नहीं हो सकता, प्रोसेस के जरिए होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम और लेवल 1 डीएफडी में फर्क बताएं। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में सिस्टम एक प्रोसेस की तरह दिखाया जाता है जबकि लेवल 1 डीएफडी में उस सिस्टम की सब प्रोसेस में डिवाइड किया जाता है। ये फर्क आप लोग याद रखना। आगे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेसन नंबर 26। हम लोग लेसन नंबर 26 पे पहुंचाए। ईआरडी डेफिनेशन, ईआरडी क्या है जी? एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये हम लोग ऊपर भी पढ़ के आए हैं। इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटीज एंड देयर रिलेशनशिप्स विद इन अ सिस्टम यूज्ड प्राइमरी डेटा डिजाइन। ये आप लोग ऊपर पढ़ आए हो तो याद होगा। पर्पस, अच्छा जी, इसके टाइप्स भी ऊपर आप फोकस रखें। पर्पस भी हम लोग ऊपर पढ़ ही आए हैं ना। टाइप्स में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताऊंगी, टाइप्स के ऊपर बड़ा ही फोकस रखो। क्वेश्चन आपका 5 या 3 मार्क्स का आ सकता है और एमसीक्यूज के लिहाज से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स क्या हैं ईआरडी में। तो पहला है 1 to 1, दूसरा है 1 to many, तीसरा है many to many। ठीक है, 1 to 1 को आई रेशियो 1 से शो करेंगे, 1 to many को 1:n से शो करेंगे, many to many को m:n से शो करेंगे। ये फर्क याद रख लो। अच्छा जी, 1 to 1 में क्या होता है कि एक एंटिटी का सिर्फ एक रिकॉर्ड दूसरी एंटिटी के एक रिकॉर्ड से रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल एम्प्लॉय, ये इस तरीके से आपने एरो लगानी है। कंपनी, कार। अच्छा जी, 1 to 1 में क्या होता है? एक एंटिटी एक रिकॉर्ड दूसरी एंटिटी का मल्टीपल रिकॉर्ड से रिलेट होता है। मैनी टू मैनी में क्या होता है कि एक एंटिटी का मल्टीपल रिकॉर्ड दूसरी एंटिटी के मल्टीपल रिकॉर्ड से रिलेट होता है। होप सो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है जी कार्डिनैलिटी एंड मोडियलिटी। इसमें कार्डिनैलिटी मतलब आपको बताया था तादाद वर्ड, इसको समझ लो। नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स। आगे मोडेलिटी में क्या होता है? इसमें वेदर रिलेशनशिप इज मैंडेटरी, मस्ट और ऑप्शनल या मे बी वगैरह। स्टेप्स टू क्रिएट एन ईआरडी। अच्छा जी, ईआरडी को बनाने के स्टेप्स क्या हैं? ये भी एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
राइट डाउन द स्टेप्स टू क्रिएट ईआरडी। पहले क्या है, आइडेंटिफाई करना एंटिटीज को, देन आइडेंटिफाई करना एट्रीब्यूट्स को, फिर रिलेशनशिप्स को देखना, फिर डिटरमाइन करना कार्डिनलिटी एंड मोडालिटी, फिर ड्रा करना ईआरडी एंड देन रिव्यू एंड रिफाइन। एग्जांपल सिंपल ईआरडी, ये हमारे पास एग्जांपल आ गई है। एंटिटीज एंड देन रिलेशनशिप्स, इस तरीके से आप लोग पहले बुक लिखोगे, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, फिर मेंबर वर्ड आएगा, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, देन रिलेशनशिप में मेंबर बोरो बुक, आपने इसको इसके साथ कनेक्ट करना है। कॉमन ईआरडी नोटेशंस क्या होती हैं, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। कॉमन ईआरडी नोटेशंस, चेन नोटेशन क्या होता है, यूजेस रेक्टेंगुलर यूजिंग रेक्टेंगल्स, एंटिटीज, डायमंड्स, रिलेशनशिप्स, ओवल्स जो है वो एट्रीब्यूट्स के लिए, और क्रॉस फूट नोटेशन मींस यूज लाइन विद क्रॉस फूट सिंबल टू शो रिलेशनशिप। यूएमएल नोटेशन में क्या होता है, यूज क्लास डायग्राम्स विद एसोसिएशन। अच्छा जी, एमसीक्यू इसमें क्या बन सकता है कि ईआरडी किसके लिए इस्तेमाल होता है, डेटाबेस डिजाइन और डेटा मॉडलिंग के लिए। ईआरडी के 3 मेन कंपोनेंट्स के नाम बताओ, एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप्स। प्राइमरी की क्या होती है, एंटिटी को यूनिक आइडेंटिफायर। अच्छा जी, वन टू मैनी रिलेशनशिप की एग्जांपल दें जी। डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज, एक डिपार्टमेंट में मल्टीप्लाई एम्प्लॉयज किसकी एग्जांपल है, वन टू मैनी की। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की एग्जांपल क्या होगी, लिंकिंग टेबल, जंक्शन टेबल के जरिए। उसके बाद फॉरेन की क्या होती है, एट्रीब्यूट जो दूसरी एंटिटी के प्राइमरी की से लिंक होती है। कार्डिनलिटी और मोडालिटी में क्या फर्क है जी, कार्डिनलिटी तादाद होती है 1 to n से, मोडालिटी मतलब जरूरी या ऑप्शनल होती है। चिन्ह नोटेशन में रिलेशनशिप किस सिंबल से दिखाया जाता है, रिलेशनशिप डायमंड सिंबल से इस्तेमाल किया जाता है, शो किया जाता है। अगर एक एंटिटी का कोई एट्रीब्यूट मल्टीपल वैल्यूज ले सकता है तो यूज तो यूज किया जा सकता है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट डबल ओवल से दिखाया जाता है। ईआरडी रिव्यू क्यों जरूरी होती है, ताकि डिजाइन करेक्शंस हो, एरर कम हो और स्टेक होल्डर्स की राह शामिल हो। उसके बाद इसमें क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, क्या एक एंटिटी की दो प्राइमरी कीज हो सकती हैं, नहीं। हर ही टेबल के अंदर प्राइमरी की हमेशा होती है, चाहे वो एसक्यूएल लैंग्वेज है, चाहे कोई आप डायग्राम बना रहे हो, डीएफडी बना रहे हो, एक्सेट्रा। प्राइमरी की हमेशा एक ही होती है। प्राइमरी की का अगर मैं आपको देनी चाहूँ एग्जांपल, तो लेट्स सपोज आप लोग इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हो, ठीक है। तो इंस्टाग्राम अकाउंट में जो आप यानी कि अकाउंट का नेम रखते हो ना, यूजर नेम होता है, एक दूसरा नेम होता है, यानी कि आप उस जैसा सेम बिल्कुल भी नहीं रख सकते जो पहले किसी और ने बनाया हो। तो ये प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की मींस के पूरी दुनिया में वैसा एग्जैक्ट, यानी कि जो भी आप लोग नेम बना रहे हो ना उस अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का, वैसा किसी और का ना हो, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो, तो वो जो होता है ना वो प्राइमरी की होता है। अगर स्टूडेंट और कोर्स में एम एन रिलेशनशिप हो, मैनी टू एन का रिलेशनशिप हो, मैनी टू मैनी हो, तो डेटाबेस में कैसे डिजाइन करेंगे हम, इनको लिंक टेबल इनरोलमेंट बनाएंगे जिसमें स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी फॉरेन कीज होंगी। अच्छा जी, मैंडेटरी और ऑप्शनल रिलेशनशिप में फर्क बताएं जी। मैंडेटरी रिलेशनशिप में एंटिटी का रिकॉर्ड मस्ट रिलेट होता है, ऑप्शनल में रिलेटेड होता है। अच्छा जी, लेसन नंबर 27 इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओ की हम लोगों ने अभी फुल फॉर्म याद करके आए हैं पीछे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच दैट मॉडल्स system as a collection of interacting objects focusing on class objects, inheritance, encapsulation and polymorphism। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिजाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वो तरीका है जिसमें सिस्टम के इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट की कलेक्शंस की तरह मॉडल किया जाता है। इसमें क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म सारे पे ही फोकस किया जाता है। वाई ओ ए डी क्यों जरूरी है, मॉड्यूलैरिटी के लिहाज से, रीयूजेबिलिटी के लिहाज से, फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग के लिहाज से और मेंटेनेबिलिटी के लिहाज से ये जरूरी है। ये एक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको मैंने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा। अच्छा जी, इसके स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन द स्टेप्स इन ऑफ OOAD प्रोसेस। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग सबसे पहला इसका स्टेप्स है, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस दूसरा है OOA, एंड देन तीसरा स्टेप है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन OOD, एंड देन चौथा है इम्प्लीमेंटेशन, अमल में कैसे लाना है, राइट अ कोड इन ऊप्स लैंग्वेज, जावा, C++, पाइथन वगैरह, टेस्टिंग और मेंटेनेंस, टेस्टिंग और देखभाल वगैरह करना। अच्छा जी, यूएमएल डायग्राम्स इन OAD क्लोज डायग्राम होती है। क्लोज डायग्राम शो क्लासेस, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स और रिलेशनशिप्स में दिखाई जाती है। ऑब्जेक्ट डायग्राम्स मीन शो करती है ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स एट अ स्पेसिफिक टाइम। सीक्वेंस डायग्राम्स क्या करती है, शो करती है इंटरेक्शंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ओवर टाइम। यूज केस डायग्राम क्या करती है, शो सिस्टम फंक्शनैलिटी फ्रॉम यूजर पर्सपेक्टिव।
एग्जाम्पल्स है जी OOAD फ्रॉम लाइब्रेरी, तो ये एक हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है। बेनिफिट्स ऑफ OOAD के बेनिफिट्स क्या होते हैं? कोड रीयूजेबिलिटी हो सकता है, केस मेंटेन इजी मेंटेनेंस है, स्केलेबिलिटी है, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रियल वर्ल्ड मैपिंग है। इसमें चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? कम्प्लेक्सिटी, ओवरहेड एंड नॉट सूटेबल फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स, ये भी हो सकता है। MCQs आपके लेसन नंबर 27 में से क्या बन सकते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, OOAD की फुल फॉर्म है ये। ऑब्जेक्ट और क्लास में फर्क बताएं। क्लास ब्लूप्रिंट है जबकि ऑब्जेक्ट उसका इंस्टेंस है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इनहेरिटेंस क्या होता है? नई क्लास एक्साइटिंग क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करती हैं। इनकैप्सुलेशन के फायदे क्या है? डेटा हाइडिंग और सिक्योरिटी इंप्रूव होती है। पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल दें। ड्रॉ मेथड, क्लियर सर्कल एंड देन स्क्वायर डॉट ड्रॉ डिफरेंट काम करता है। यूएमएल का मतलब क्या है? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, क्लास डायग्राम में क्या दिखाया जाता है? क्लास एट्रीब्यूट्स, मेथड्स और रिलेशनशिप। OOAD किस टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल है? लार्ज कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड सिमुलेशन प्रोजेक्ट्स। एग्रीगेशन और कंपोजिशन में फर्क। एग्रीगेशन वीक रिलेशनशिप है जबकि कंपोजिशन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। चाइल्ड पेरेंट के बगैर नहीं रह सकता। अच्छा जी, OOAD का पहला स्टेप क्या होता है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग और एनालिसिस। इसमें एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं आपके? तो इसमें क्या जी, क्या OOAD सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए है? नहीं, OOAD का इस्तेमाल जस्ट सिस्टम के लिहाज से नहीं है, बिजनेस मॉडलिंग में और इवन हार्डवेयर डिजाइन में भी हो सकता है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ज्यादा पॉपुलर होती है। अगर एक क्लास व्हीकल है और उसकी सब क्लास कार है, तो कार व्हीकल की कौन सी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेगी? इस तरह के एग्जाम्पल से रिलेटेड आ सकते। तो इसमें आंसर क्या होगा? कार व्हीकल की तमाम पब्लिक और प्रोडक्टिव प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेगी, जैसे कलर, स्पीड, इंजन टाइप, लिंक इन प्राइवेट प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। अच्छा जी, पॉलीमॉर्फिज्म रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से क्या होगा कि मैं मान जाए आपके पास प्ले इस तरह का मेथड इस्तेमाल किया गया। ऑडियो प्लेयर आप लोगों ने इस तरह से ऑडियो चलता है, और ऑडियो वीडियो प्लेयर भी आप लोगों ने वीडियो चलाता है। इस तरीके से आपने इसको लिख दिया। दोनों ऑब्जेक्ट्स का मेथड का नाम सेम है लेकिन काम डिफरेंट है। ये पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक है कि ऐसा सिस्टम, दो चीजें हैं, दोनों का काम क्या है? एक गाड़ी है फॉर्च्यूनर, दूसरी है प्राडो, दोनों का काम क्या है? आपको घर पहुंचाना। तो क्या है ये एग्जाम्पल पॉलीमॉर्फिज्म की? अच्छा जी, लेसन नंबर जाएंगे हम लोग 28 की तरफ। ठीक है, लेसन नंबर 28 हमारा स्टार्ट हो रहा है। CSF, व्हाट इज दिस CSF स्टूडेंट्स? CFS है जी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसकी फुल फॉर्म भी आप जरूर याद रखें। Critical success factors are the essential elements or conditions required for an organization or project to achieve its mission and objectives. They are the key areas जहाँ पर things जो हैं वो गो राइट फॉर सक्सेस में होने चाहिए। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स वो ज़रूरी एलिमेंट्स या शरायत हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट के मिशन और मकसद को पूरा करने के लिए ज़रूरी हैं। ये वो मुहिस हिस्से हैं, ज़रूरी हिस्से हैं जहाँ चीज़ें ठीक होनी ज़रूरी होती हैं। पर्पस क्या होता है? CSF का पर्पस क्या होता है? अच्छा जी, फोकस करता है कि एरियाज के ऊपर अलाइन करता है, गोल्स को मेजर करता है, प्रोग्रेस को इम्प्रूव करता है, डिसीजन मेकिंग को, रिसोर्स एलोकेशन। सी पर्पस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हाँ जी, इसकी टाइप्स इंपॉर्टेंट है। इसकी टाइप्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ CSF। अच्छा जी, CFS की पहली टाइप हमारे पास है इंडस्ट्री CFS, फैक्टर क्रिटिकल ड्यू टू इंडस्ट्री नेचर। दूसरी क्या है? स्ट्रेटेजिक CSF, यानी कि लिंक्ड टू ऑर्गेनाइजेशंस कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। इन्वायरमेंटल CSF क्या होता है? ड्यू टू इकोनॉमिक टेक्निकल चेंजेस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। टेम्पोरल CSF क्या होता है? टेम्परेरी ड्यू टू इंटरनल चेंजेस। सोर्सेज ऑफ CSF क्या होते हैं? सोर्सेज जी, इंडस्ट्री एनालिसिस, कम्पिटिटिव एनालिसिस, मैनेजमेंट विजन, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, स्टेक होल्डर्स। ये आप लोग एक नज़र में देख लें, ये आपका MCQs बन सकते हैं, बट ये क्वेश्चन के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेप्स टू आइडेंटिफाई CSF। अच्छा जी, स्टेप्स सारे के ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में देख लेना, किसी ना किसी भी एक टॉपिक के स्टेप्स पूछ लेंगे तो स्टेप्स सारे के ही आप लोग याद कर लो। ठीक है, डिफाइन मिशन पहला सबसे में क्या है? स्टेप CSF का के पहले मिशन को डिफाइन करो, फिर आइडेंटिफाई करो की एरियाज को, फिर लिस्ट करो पोटेंशियल CSF को, फिर प्रायोरिटाइज करो एंड देन वैलिडेट एंड रिव्यू। सबके तकरीबन सेम ही है, थोड़ा बहुत फर्क है, बस आप इनको याद कर ले, इतना मुश्किल नहीं है इनको याद करना। एग्जाम्पल ऑफ CSF। अच्छा, CSF की डिफरेंट इंडस्ट्रीज में एग्जाम्पल बैंकिंग में आता है, हॉस्पिटल्स में आता है, ई कॉमर्स में आता है और यूनिवर्सिटीज वगैरह में आता है। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग CSF।
क्लियर फोकस, बेटर प्लानिंग, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, रिस्क मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर्स अलाइनमेंट, ये सब कुछ बेनिफिट्स होते हैं। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? आइडेंटिफाई करना रॉन्ग CSF को, lack of resources, resistance to change and over emphasis on CSF। MCQs इसमें क्या बन सकते हैं? CSF की फुल फॉर्म क्या होती है? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। CSF और KPI में फ़र्क बताएं जी, ये आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। CSF और KPI में फ़र्क, KPI में फ़र्क। CSF बताता है क्या करना है, KPI बताता है कैसे नापना है। ये फ़र्क आप लोग याद रखना, ठीक है। CSF के दो टाइप्स के नाम बताओ, इंडस्ट्री CSF और स्ट्रेटेजिक CSF। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। टेम्पोरल CSF क्या होता है? टेम्पोरल CSF जो इंटरनल चेंजेस की वजह से होता है। CSF आइडेंटिफाई करने का पहला स्टेप क्या है? मिशन और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना। बैंकिंग इंडस्ट्री का एक CSF बताओ, सिक्योरिटी और कस्टमर ट्रस्ट। CSF की बेनिफिट नहीं है कंफ्यूजन बढ़ाना। अगर CSF गलत आइडेंटिफाई हो जाए तो क्या मसला हो सकता है? रिसोर्सेज वेस्ट हो सकते हैं, गोल्स मिस हो सकते हैं। CSF एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। CSF किस लेवल पर फोकस करता है? स्ट्रेटेजिक लेवल पर। CSF मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होता है KPI के। इसमें एग्जाम क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं जी? क्या CSF हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम होते हैं? नहीं जी, CSF ऑर्गेनाइजेशन की इंडस्ट्री, स्ट्रेटेजी और माहौल पर डिपेंड करके उस तरीके से बनाए जाते हैं। अगर एक यूनिवर्सिटी का CSF क्वालिटी एजुकेशन है तो इसके लिए कौन से KPI सेट किए जा सकते हैं? यानी कि एक यूनिवर्सिटी है जिसका CSF क्वालिटी एजुकेशन है तो KPI आप कैसे सिलेक्ट करो? तो इसके KPI होंगे ग्रेजुएशन रेट, स्टूडेंट सर्टिफिकेशन सर्वे, सोर्स एम्प्लॉयमेंट रेट, ग्रेजुएट्स, रिसर्च पब्लिकेशंस काउंट, यानी कि सर्वे वगैरह का जो आपके पास रिजल्ट आता है वो KPI इसके होंगे। CSF और गोल में फ़र्क बताएं। CSF और गोल में फ़र्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल आखिरी मकसद होता है बिकम मार्केट लीडर, जैसा कि जबकि CSF वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो गोल हासिल करने के लिए ज़रूरी होती हैं, यानी कि इनोवेटिव प्रोडक्ट, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स एक्सेट्रा करते हुए कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। इसमें हमारे पास CI8 कोर सिक्योरिटी कंपोनेंट, जिसके क्या होता है? confidentially मतलब कि information is accessible only to authorized users। integrity means information accurate, complete और अल्टर्ड होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी मतलब कि इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल हो जब ज़रूरत हो उसको अर्थराइज यूज़र को। अच्छा जी, सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स हैं जी ACI, अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट्स टू प्रोटेक्ट। अच्छा जी, ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट्स टू प्रोटेक्ट। तो इसकी टाइप्स क्या है? हार्डवेयर जिसमें कंप्यूटर, सर्वर्स और नेटवर्क्स आते हैं। सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा, डेटाबेस, फाइल्स, यूजर इंफॉर्मेशन, पीपल, एम्प्लॉय, यूजर्स, प्रोसीजर, पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस, मैनुअल्स। सिक्योरिटी पॉलिसी डेफिनेशन और कंटेंट्स इसके क्या होंगे? सिक्योरिटी पॉलिसी अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। सिक्योरिटी पॉलिसी एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आउटलाइन करता है ऑर्गेनाइजेशंस की अप्रोच को सिक्योरिटी से। कंटेंट्स इसमें क्या इंक्लूड होते हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी स्टेटमेंट फ्रॉम CEO, एसेट्स क्लासिफिकेशन, डेटा सिक्योरिटी रूल्स, फिजिकल एंड लॉजिकल सिक्योरिटी मेजर्स, लीगल कंप्लेंट्स, इंसिडेंट्स वगैरह। सिक्योरिटी प्रोग्राम्स क्या है जी? स्ट्रक्चर रिव्यू टू एक्सेस सिक्योरिटी कंट्रोल स्टेप्स, प्रोजेक्ट प्लानिंग, एसेट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, थ्रेट आइडेंटिफिकेशन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो 3-4 लाइन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। थ्रेट क्या होता है? एनी इवेंट आर एक्शन डेट कैन कॉज हार्म आर टू इंफॉर्मेशन एसेट्स। ठीक है, थ्रेट क्या है कि एक एक्शन या इवेंट जो कि काज कर सकता है हार्म टू इंफॉर्मेशन एसेट्स को। इसमें टाइप्स कौन सी होती है? एक होता है फिजिकल थ्रेट और एक होता है लॉजिकल थ्रेट्स। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ थ्रेट। तो दो ही टाइप्स होती हैं, फिजिकल थ्रेट और लॉजिकल थ्रेट। फिजिकल थ्रेट यानी कि फायर, फ्लड, थेफ्ट, पावर फेलियर, और लॉजिकल मतलब कि वायरस, हैकिंग, डेटा थेफ्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है जी रिस्क डिटर्मिनेशन में स्टेप्स कौन से होते हैं? पहले आइडेंटिफाई करो एक्साइटिंग कंट्रोल्स को, एंड देन एक्सेस करो कंट्रोल रिलायबिलिटी, एंड देन एस्टिमेट
probability of threat occurrence and then evaluate potential loss. रिस्क mitigate ऑप्शंस कौन से होते हैं? रिस्क mitigation के ऑप्शन में आता है रिस्क assumptions, रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क लिमिटेशंस एंड रिस्क ट्रांसफरेंस। एमसीक्यूज इसमें क्या आते हैं? तो इसमें लेक्चर नंबर 29 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। CIA ट्रेड के 3 कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपका। CIA के 3 जो कंपोनेंट्स हैं वो है कॉन्फिडेंशियली, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियली का क्या मतलब होता है? इंफॉर्मेशन सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर तक पहुंचे। उसके बाद सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है? फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी अप्रोच बताती है। फिजिकल थ्रेट की एग्जांपल दें जी, फायर फ्लड वगैरह। लॉजिकल थ्रेट की एग्जांपल वायरस, हैकिंग वगैरह। सिक्योरिटी प्रोग्राम का पहला स्टेप कौन सा होता है? प्रोजेक्ट प्लानिंग और ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स। रिस्क लिमिटेशंस क्या होती है? कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करके रिस्क को कम करना, और ये आगे आपको अगला आता ही है। अच्छा जी, इसमें एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं? अगर एक कंपनी का कस्टमर डेटाबेस हैक हो जाए तो CIA ट्रेड मेन से कौन सा कंपोनेंट वॉयलेट होगा? कॉन्फिडेंशियली। ठीक है, अगर किसी कंपनी के कस्टमर से डेटाबेस लीक हो जाए तो ये कॉन्फिडेंशियली यानी कि कॉन्फिडेंशियली वॉयलेट है, क्योंकि अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्राइवेट डेटा चला गया। अच्छा जी, सिक्योरिटी पॉलिसी और सिक्योरिटी प्रोग्राम में क्या फर्क होता है? सिक्योरिटी पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट है जो रूल्स बताती है, जबकि सिक्योरिटी प्रोग्राम एक रिव्यू है जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स की असेसमेंट करता है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिजिकल और लॉजिकल थ्रेड्स में फर्क जी, फिजिकल थ्रेड्स हार्डवेयर वगैरह पे होता है, जबकि लॉजिकल थ्रेड्स सॉफ्टवेयर वगैरह पे होता है। लेसन नंबर हम लोग 30 स्टार्ट करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको अभी तक 12 लेसन ऑलमोस्ट स्टार्ट तैयार हो गए हैं। ठीक है, 11-12। अच्छा, ये थ्रेट क्या होता है? ये किसको नहीं पता थ्रेट क्या होता है? अ थ्रेट इज एनी पोटेंशियल इवेंट और एक्शन दैट कुड हार्म एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम लीडिंग टू लॉस, डैमेज और अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एसेट्स। अच्छा जी, ये थ्रेट्स की टाइप्स क्या होती हैं? थ्रेट्स की टाइप कितनी है जी? थ्रेट्स की पहली टाइप है थ्रेट फिजिकल। फिजिकल थ्रेट कौन सा होता है? थ्रेट्स दैट काज फिजिकल डैमेज टू हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर। लॉजिकल थ्रेट कौन सा होता है? थ्रेट दैट टारगेट सॉफ्टवेयर डेटा और नेटवर्क विदाउट फिजिकल डैमेज। इंटरनल थ्रेट कौन सा होता है? थ्रेट ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम विद द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल थ्रेट कौन सा होता है? थ्रेट्स ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। स्टेप्स इन थ्रेट आइडेंटिफिकेशन, हर ही एक चीज के स्टेप्स हैं, तो ऑलमोस्ट ये सारे ही स्टेप्स मिलते हैं, आप बस इनको गौर से याद कर लो। पहला स्टेप इसमें होता है एसेट्स आइडेंटिफिकेशन, देन थ्रेट सिक्योर आइडेंटिफिकेशन, थ्रेट इवेंट आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, जिसमें वीकनेस जो है वो देखी जाती है। लाइकलीहुड डिटर्मिनेशन, हाउ लाइकली टू थ्रेट अकर होगा। इम्पैक्ट एनालिसिस। उसके बाद जी वल्नरेबिलिटी विद थ्रेट। Vulnerability, a weakness is the system that can exploited, for example weak password policy। ठीक है, ये हो सकता है। थ्रेट क्या होता है? पोटेंशियल डेंजर दैट माइट एक्सप्लॉइट आर vulnerability, एग्जांपल हैकर ट्राइंग टू गेस पासवर्ड। चलो जी, नेक्स्ट है जी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मींस थ्रेट प्लस वेनरेबिलिटी इक्वल टू रिस्क। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कंट्रोल एनालिसिस, व्हाट आर कंट्रोल एनालिसिस? राइट डाउन इट्स टाइप्स। ये आपका 5 मार्क्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंट्रोल क्या होता है? मेजर टू प्रिवेंट और रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ थ्रेट्स इज कॉल्ड कंट्रोल। कंट्रोल्स के 3 टाइप्स होती है, प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल एंड करेक्टिव कंट्रोल। ये तीनों टाइप्स को याद कर लो, बहुत जरूरी है। प्रिवेंटिव कंट्रोल में क्या होता है? स्टॉप थ्रेट्स बिफोर दे अकर। डिटेक्टिव कंट्रोल्स में क्या करते हैं? आइडेंटिफाई थ्रेट्स व्हेन दे अकर। और करेक्टिव में क्या होता है? फिक्स डैमेज आफ्टर थ्रेट, यानी कि प्रिवेंटिव में उसके आने से पहले ही, डिटेक्टिव में जब वो आ जाए तो उसको कैसे ठीक करना है, और करेक्टिव में जब वो आ चुका हो तो उसके बाद क्या करना है। अच्छा जी, इम्पैक्ट एनालिसिस, कंसिक्वेंसेस ऑफ थ्रेट्स। ठीक है, कंसिक्वेंसेस क्या है? फायदे। थ्रेट इम्पैक्ट एनालिसिस, कंसिक्वेंसेस ऑफ थ्रेट्स, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, लॉस ऑफ इंटीग्रिटी एंड लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी। रिस्क डिटर्मिनेशन। रिस्क डिटर्मिनेशन आप कैसे कर सकते हो? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो एक्साइटिंग कंट्रोल्स, फिर टेस्ट कंट्रोल इफेक्टिवनेस एंड देन एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रेट अकरेंस। कैलकुलेट करो पोटेंशियल लॉस को। रिस्क इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय इम्पैक्ट होगा। उसके बाद अकरेंस ऑफ थ्रेट। थ्रेट कैसे अकर हो सकता है? कंट्रोल एग्जिस्ट एंड वर्क के ऊपर, कंट्रोल्स एग्जिस्ट बट फेल, नो कंट्रोल्स, या थ्रेट यू अनडेंटिफाइड। एमसीक्यूज इसमें इंपॉर्टेंट है जी। थ्रेट क्या होता है? कोई भी ऐसा हादसा जो सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। फिजिकल थ्रेट क्या होता है? हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाना। और लॉजिकल थ्रेट होता है सॉफ्टवेयर या डेटा का नुकसान। वल्नरेबिलिटी क्या होता है? सिस्टम की कमजोरी जो थ्रेट के लिए मौका पैदा करती है।
उसके बाद है जी प्रिवेंटिव कंट्रोल की एग्जांपल क्या होगी, फायरवॉल, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वगैरह। डिटेक्टिव कंट्रोल की एग्जांपल क्या होगी, इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम, आईडीएस या ऑडिट लोगोस वगैरह। रिस्क का फार्मूला क्या होगा, रिस्क इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी प्लस मल्टीप्लाई बाय इम्पैक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जी। अगर थ्रेट अकर हो और कंट्रोल ना हो तो क्या होगा, मैक्सिमम लॉस हो सकता है। इंटरनल थ्रेट की एग्जांपल एम्प्लॉय स्टीलिंग डेटा। इम्पैक्ट एनालिसिस में किन चीजों का ख्याल रखा जाता है, फाइनेंशियल लॉस एक्सेट्रा। अच्छा जी, इसमें अगर हम लोग क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अगर एक कंपनी का सर्वर रूम में आग लग गई है, जो ये किसी टाइप का थ्रेट है, फिजिकल थ्रेट होगा। वेनरेबिलिटी और थ्रेट में फर्क बताएं। वेनरेबिलिटी, कंपनी का पासवर्ड पॉलिसी वीक है, सब एम्प्लॉयज को पासवर्ड 1 2 3 4 5 है, तो ये वेनरेबिलिटी है। थ्रेट यानी कि हैकर जो है वो पासवर्ड को हैक करने की कोशिश करे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो रहा है लेसन नंबर 31, ठीक है। लेसन नंबर 31 है कंट्रोल एडजस्टमेंट। कंट्रोल एडजस्टमेंट मीन, कंट्रोल एडजस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग, modifying या redesigning security controls to ensure they are cost effective, integrated and aligned with the organization's risk environment and security objectives। वाई एडजस्ट कंट्रोल्स, एडजस्ट कंट्रोल्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि ये चेंज करे थ्रेट के लैंडस्केप को, न्यू वैनरेबिलिटीज को, नई कमजोरियों को देख सके, बिजनेस प्रोसेस चेंजेस देख सके, कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज कर सके और कंप्लेंट्स रिक्वायरमेंट्स को देख सके। अच्छा जी, स्टेप्स इन कंट्रोल, हर एक चीज के स्टेप्स आ गए। किस किस चीज के बच्चों स्टेप्स याद करोगे आप लोग। अच्छा जी, कोस्ट इफेक्टिव सिक्योरिटी, आईएफएसी गाइडलाइंस। कोस्ट इफेक्टिव सिक्योरिटी मतलब कि इसका प्रिंसिपल क्या है, सिक्योरिटी कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोटेक्टेड। इंपॉर्टेंट है जी इसका प्रिंसिपल कोस्ट इफेक्टिव सिक्योरिटी का, कि कोस्ट सिक्योरिटी कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड, सिक्योरिटी कॉस्ट ज्यादा नहीं होनी चाहिए वैल्यू किस चीज की से, इंफॉर्मेशन जो कि प्रोटेक्टेड हो रही हो। अच्छा जी, फैक्टर टू कंसीडर, इसको रहने दो। इंटीग्रेशन ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम्स, सिक्योरिटी सिस्टम्स की इंटीग्रेशन क्या है, सिक्योरिटी सिस्टम शुड बी harmonized with information system। level of integration in security is equal to level of integration in IS। अच्छा जी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सिक्योरिटी, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू से ये सारे। और ये आपका ना वो क्या कहते हैं उसको कॉलम भी बना के 5 मार्क्स का दे सकते हैं, तो इस पे ना जरा फोकस ज्यादा कीजिए। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिक्योरिटी के लिहाज से। IS सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का क्या काम होता है, डिजाइन इंप्लीमेंट मैनेज सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड कंट्रोल डेटा। ओनर्स का क्या काम होता है, क्लासीफाई डेटा सेंसिटिवली, इंश्योर एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। प्रोसेस ओनर्स का क्या काम होता है, इंश्योर करना सिक्योरिटी इन एम्बेडेड इन देयर सिस्टम्स। टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स का क्या काम होता है, इंसिस्ट करना इंप्लीमेंटिंग सिक्योरिटीज को। यूजर्स का क्या काम होता है, फॉलो सिक्योरिटी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। आईएएस ऑडिटर्स का क्या होता है, का क्या काम होता है, प्रोवाइड करना इंडिपेंडेंट एश्योरेंस ऑन सिक्योरिटी इफेक्टिवनेस। रिपोर्ट प्रिपरेशन, अच्छा जी फाइनल फेज है इसका रिपोर्ट प्रिपरेशन। रिपोर्ट प्रिपरेशन में डॉक्यूमेंट फाइंडिंग फ्रॉम सिक्योरिटी रिव्यू, रिकमेंडेड सेफगार्ड्स वगैरह इसमें थे। टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, टाइप्स हम लोग याद कर चुके हैं। अच्छा जी, इसमें हमसे क्यूज किया कि कंट्रोल एडजस्टमेंट क्या होता है, कंट्रोल्स को मॉडिफाई रिडिजाइन करना ताकि वो इफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव रहे। कंट्रोल एडजस्टमेंट करने की क्या वजह है, न्यू थ्रेट्स या वैनरेबल की वजह से। कॉस्ट इफेक्टिव सिक्योरिटी का क्या मतलब है, सिक्योरिटी की कॉस्ट एसेट की वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव सिक्योरिटी होती है। इंटीग्रेशन ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम क्यों जरूरी है, ताकि सिक्योरिटी आईएस के साथ हार्मोनाइज हो और इफेक्टिव हो। डेटा ओनर का क्या काम होता है, डेटा की सेंसिटिविटी क्लैरिफाई करना और इंटीग्रिटी मेंटेन करना। सिक्योरिटी रिपोर्ट में क्या शामिल होता है, फंडिंग्स, रिकमेंडेशंस, कॉस्ट बेनिफिट्स एंड एनालिसिस। अगर सिक्योरिटी कॉस्ट एसेट की वैल्यू को ज्यादा हो तो क्या करना चाहिए, कंट्रोल्स को एडजस्ट करना, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस तलाश करना। आईएएस ऑडिटर का रोल क्या है, इंडिपेंडेंट एश्योरेंस देना सिक्योरिटी इफेक्टिव है। फिजिकल थ्रेट क्या है, जिस सर्वर रूम में आग लग जाना एक्सेट्रा। जी इसमें हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अगर एक कंपनी का डेटा बैकअप सिस्टम पुराना और महंगा है, ठीक है, एक कंपनी है जिसका डेटा बैकअप सिस्टम पुराना और महंगा है, लेकिन न्यू गुड बैकअप सिस्टम सस्ता और बेहतर है, तो कंट्रोल एडजस्टमेंट में क्या करना चाहिए, यानी कि पुराना महंगा नया सस्ता है तो क्या करें हम लोग। कंपनी को एक्साइटिंग बैकअप सिस्टम का कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज करना चाहिए सबसे पहले। अगर न्यू सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव है और बेहतर सिक्योरिटी डेटा देता है तो कंट्रोल एडजस्टमेंट करके न्यू सिस्टम इंप्लीमेंट ही करना चाहिए। क्या सिक्योरिटी सिस्टम को इंटीग्रेटेड होना जरूरी है, हाँ जी बिल्कुल जरूरी है। लेसन नंबर 32 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग इस लेक्चर पे आ गए हैं लेसन नंबर 32। आई एम ट्राइंग टू कीप ऑल लेक्चर्स इन वन वीडियो ताकि आपके सारे
टॉपिक्स ही कवर हो जाएं एंड होप सो अभी तक काफ़ी हो गए होंगे, ठीक है। अभी होप सो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अभी यहाँ पे काफ़ी जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ काफ़ी रात हो गई, अगर बाय मिस्टेक मैं कोई वर्ड मिस्टेक पढ़ देती हूँ तो भाई गलत पढ़ देती हूँ तो भाई सॉरी, ठीक है। अभी हमारे यहाँ रात के 2 बज रहे हैं। अच्छा जी, अनऑथराइज्ड इंस्ट्रक्शन इज एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस और एंट्री इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क और डेटा विद द इंटरनेट टू व्यू स्टील मॉडिफाई और डैमेज इंफॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ इंट्रूजन, ये क्या होगा वर्ड इंट्रूजन। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ इंट्रूजन क्या है? टाइप से फिजिकल इंट्रूजन और लॉजिकल इंट्रूजन। फिजिकल इंट्रूजन और लॉजिकल ये आप लोग थ्रेट वाले से याद कर सकते हो। इनमें है क्या? फिजिकल में क्या अनऑथराइज्ड फिजिकल एक्सेस टू हार्डवेयर और फैसिलिटीज, और अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस। फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक का फर्क है ये, ठीक है। फिजिकल एक्सेस और लॉजिकल एक्सेस के बीच में क्या फ़र्क होता है? फिजिकल एक्सेस यानी कि फिजिकली टचिंग हार्डवेयर और एंटरिंग प्रीमिसेस, और एग्जांपल इसमें क्या होगा? स्टीलिंग अ हार्ड ड्राइव, एंटरिंग लॉक्ड सर्वर रूम। अच्छा जी, सिक्योरिटी मेजर मींस लॉक, सीसीटीवी सिक्योरिटी वगैरह। वायरस क्या होता है? वायरस malicious software that attaches itself to clean files and separate damaging data or system. Types of virus types इसकी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी ना भूलना। पहली है बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? इन्फेक्ट्स बूट सेक्टर ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। ओवरराइटिंग वायरस, ये याद कर लो ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। ओवरराइटिंग वायरस मीन ओवरराइट्स फाइल्स मेकिंग देम यूजेबल। ड्रॉपर्स मतलब कि इंस्टॉल अदर मेलवेयर वाइल अपीयरिंग हार्मलेस। और ट्रोजन हॉर्स मतलब कि डिजाइंड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स है, इसके ऊपर एमसीक्यूज भी किसी एक पे बन के आ सकता है। अच्छा जी, सोर्सेज ऑफ वायरस ट्रांसमिशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वायरस विद वॉर्म्स, वायरस और वॉर्म्स में क्या क्या? वायरस क्या होता है? अटैच टू फाइल, वायरस अटैच होता है फाइल्स के साथ, रिक्वायर करता है ह्यूमन एक्शन टू स्प्रेड। वॉर्म क्या होता है? स्प्रेड ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। वायरस ह्यूमन एक्शन से होता है, लेकिन वॉर्म खुद ही हो जाता है ओवर नेटवर्क विदाउट यूजर इंटरेक्शन। ये फर्क आप लोग बहुत अच्छे से याद रख लो। बग क्या होता है? एरर इन सॉफ्टवेयर कोड। अच्छा जी, नेक्स्ट है टेक्निकल कंट्रोल्स, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज की तरफ ही जाते हैं। अनऑथराइज्ड इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? गैर इख्तियार दस्तराज सिस्टम जो देता है। फिजिकल इंस्ट्रक्शंस और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हो गई, अभी पता चल गया ये सारा, तो नेक्स्ट की तरफ ही चलते हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपना पासवर्ड लिख कर मेंटर के नीचे चिपका देता है, ठीक है, मॉनिटर के नीचे चिपका देता है। अगर कोई एम्प्लॉय है वो अपना पासवर्ड लिख के डेस्कटॉप वगैरह पे कहीं छुपा देता है, तो ये किस टाइप की सिक्योरिटी लैप होगा? ये फिजिकल सिक्योरिटी लैप्स होगा, ठीक है। वायरस फॉर्म और बग में फर्क ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डेफिनेशन, एंटीवायरस क्या होता है? लेसन नंबर हमारा 34 स्टार्ट हो गया। एंटीवायरस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम डिजाइन टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट रिमूव मेलिशियस सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग वायरस, वर्म्स, ट्रोजन्स, स्पाईवेयर फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ एंटीवायरस। एंटीवायरस के टाइप्स क्या है जी? स्कैनर्स, एक्टिव मॉनिटर्स। स्कैनर्स में क्या होता है? स्कैन क्या करता है? स्कैन फाइल्स एंड मेमोरीज फ्रॉम वायरस सिग्नेचर्स। और एक्टिव मॉनिटर्स में क्या होता है? रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ सिस्टम एक्टिविटीज, ब्लॉक सस्पिशियस एक्शंस। बिहेवियर ब्लॉकर्स में क्या होता है? फंक्शन इसका मॉनिटर प्रोग्राम बिहेवियर ब्लॉक मिलिशियस एक्टिविटीज। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स है एंटीवायरस टूल की। ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, और एमसीक्यूज के लिहाज से तो है ही, इसको याद कर लेना। उसके बाद लॉजिकल इंटरियन। लॉजिकल इंट्रीजन क्या होगा? इंट्रीजन, लॉजिकल इंट्रीजन मतलब कि डेफिनेशन इसकी क्या होगी? अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। टाइप्स ऑफ परपीट्रेटर्स। अच्छा जी, परपीट्रेटर्स के टाइप्स क्या है? इसकी 3 टाइप्स हैं आई थिंक, हैकर, हैक्टिविस्ट और क्रैकर्स। इनके बीच का फर्क बहुत अच्छे से याद रख लो, क्योंकि ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है। तो जी, अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। हैक्टिविस्ट क्या होता है? पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैकर्स। क्रैकर्स में क्या है? मलिशियस हैकर विद क्रिमिनल इंटेंट। कॉमन मेथड्स,
कॉमन मेथड्स इसमें कौन से होते हैं? पासवर्ड क्रैकिंग, एक्सप्लोइटिंग सिक्योरिटी वीकनेस, बैकडोर सक्सेस एंड सोशल इंजीनियरिंग। पासवर्ड सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस, कीप पासवर्ड सीक्रेट, डोंट राइट डाउन, चेंज रेगुलरली, बी डिस्क्रीट, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड चेंज इफ कंप्रोमाइज। ये इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आ भी गया तो आप खुद से लिख लोगे। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन, आपसे पूछा जाता है ना पिन, ये पिन क्या होता है? यूट्यूब की पिन आती है जी। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है सीक्रेट कोड फॉर ऑथेंटिकेशन, एटीएम्स, ऑनलाइन सिस्टम्स वगैरह के लिए यूजुअली 4 to 6 डिजिट की ये पिन होती है और शुड बी मेमोराइज्ड नॉट रिटन। ये मेमोराइज होती है, रिटन नहीं होनी चाहिए। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ओके जी। फायरवॉल डेफिनेशन, फायर क्या होता है कि a firewall is a security system that controls incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules. नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलेंगे। टाइप्स क्या होती है इसकी? फायरवॉल की टोटल 3 टाइप्स होती हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फायरवॉल की टाइप्स, पर्सनल फायरवॉल, नेटवर्क फायरवॉल और हार्डवेयर फायरवॉल। पर्सनल फायरवॉल कौन सी होती है? इंडिविजुअल कंप्यूटर प्रोटेक्शन के लिहाज से। नेटवर्क फायरवॉल कौन सी होती है? ऑर्गेनाइजेशन लेवल प्रोटेक्शन की। और हार्डवेयर तीसरी होती है फंक्शंस को रहने दो। एमसीक्यूज इसमें क्या बन सकते हैं जी? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज होता है? मेलवेयर के लिए। वायरस फॉर्म्स ट्रोजन्स को डिटेक्ट, प्रिवेंट और रिमूव करने के लिए। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर फाइल्स को चेक करता है। एक्टिव मॉनिटर रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। हैकर्स और क्रैकर्स में फ़र्क क्या होता है? हैकर एक्सेस हासिल करता है, क्रैकर मिलीशियस होता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की 3 कैरेक्टरिस्टिक, लेंथ 8 कैरेक्टर्स की हो चाहिए, कंप्लेक्सिटी होनी चाहिए और यूनिकनेस होनी चाहिए। पिन की फुल फॉर्म पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। फायरवॉल के लिए क्या ज़रूरी है? अनऑथराइज्ड नेटवर्क एक्सेस करना वगैरह। नेक्स्ट ही स्टार्ट, अगर एक कंपनी एक एम्प्लॉय अपना पासवर्ड शेयर करते हैं तो क्या ये रिस्क है? मेजर रिस्क है डेफिनेटली, ये तो आप मुझसे भी आंसर लगा सकते हो। तो जी स्टार्ट कर लेती हूँ लेसन नंबर 34। एक्सेस कंट्रोल डेफिनेशन। एक्सेस कंट्रोल्स क्या होता है? एक्सेस कंट्रोल्स आर सिक्योरिटी मेजर्स दैट रेगुलेट हु आर व्हाट कैन व्यू आर यूज रिसोर्सेज इन कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल्स में क्या देखा जाता है कि कंप्यूटिंग के इन्वायरमेंट में कौन जो है वो रिसोर्सेज को देख सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल्स, इसकी पहली टाइप है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, यानी कि लॉक डोर, सिक्योरिटी गार्ड्स, बायोमेट्रिक स्कैनर्स वगैरह, ये कौन से होते हैं? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। और लॉजिकल कौन से होते हैं? पासवर्ड, पिन, डिजिटल सर्टिफिकेट्स वगैरह। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल्स की इंपॉर्टेंट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एरिया, यूजर जियोग्राफिकली disappeared, remote access through web-based system, LAN और advanced local area network, wide area network से through। उसके बाद है e-commerce growth, need to authenticate parties in online transactions and protections। ये तो भैया आप खुद ही लिख सकते हो ना, ये तो बस डिटेल के लिए। अच्छा, 3 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, व्हाट यू नो, पासवर्ड एंड पिन्स, व्हाट यू हैव, सिक्योरिटी टोकन, स्मार्ट कार्ड्स, व्हाट यू आर, बायोमेट्रिक्स। ये 3 फैक्टर्स है ऑथेंटिकेशन के, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट एमसीक्यूज हर किस्म के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। Cryptography, what is this called? What is cryptography? Cryptography is the science of encoding information to make it secure during transmission over public networks, converting data into secret codes। क्रिप्टोग्राफी इंफॉर्मेशन का इनकोड करने का साइंस है ताकि पब्लिक नेटवर्क पर ट्रांसमिशन के दौरान सिक्योर रहे डेटा का सीक्रेट कोड्स में कन्वर्ट करता है। सॉरी, इधर थी मैं। अच्छा जी, नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। क्रिप्टोग्राफी प्रोसेस 2 बेसिक प्रोसेस होते हैं, ओरिजिनल डेटा इसको छोड़ दो। अच्छा जी, नेक्स्ट की टर्म्स कौन सी होती है? क्रिप्टोग्राफी की टर्म्स से क्लियर टेक्स्ट होना चाहिए, चिप टेक्स्ट होना चाहिए इनक्रिप्टेड डेटा के तौर पर, इंक्रिप्शन होना चाहिए कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू चिपर टेक्स्ट में, एंड देन डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कन्वर्टिंग चिपर टेक्स्ट बैक टू प्लेन टेक्स्ट। ये क्या है? की टर्म है। टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम की पहली टाइप है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, सेम की फॉर इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल AES एंड DES एग्जांपल के वर्ड भी एमसीक्यूज बनते हैं, तो इनको भी याद रखो। ये पहली टाइप है क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम की। क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम की दूसरी टाइप है हमारे पास एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, डिफरेंट कीज फॉर इंक्रिप्शन एंड। इसमें फर्क क्या है कि एक सिमेट्रिक है और दूसरी एसिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में सेम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होती है, लेकिन एसिमेट्रिक में डिफरेंट होती है। ओके, बायोमेट्रिक्स आर द ऑटोमेटेड रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये किसको नहीं आता? कॉमन बायोमेट्रिक मेथड, कॉमन बायोमेट्रिक मेथड्स कौन से होते हैं? ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है जी।
5 मार्क्स का। अच्छा जी, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन, हैंड जियोमेट्री, वॉइस रिकॉग्निशन, फेशियल रिकॉग्निशन, आइरिस, रेटिनल स्कैन वगैरह एक्सेट्रा। अदर इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स, इसको रहने देती हूँ, ये नहीं इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, प्रोसेसिंग कंट्रोल्स कौन से होते हैं? मॉनिटरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस। डेटाबेस कंट्रोल्स कौन से होते हैं? मेंटेनिंग डेटाबेस इंटीग्रिटी। आउटपुट कंट्रोल्स कौन से होते हैं? सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट, कॉन्फिडेंशियली प्रोटेक्शन। अच्छा जी, इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कौन से होते हैं? आज कितनी की लॉन्ग वीडियो बनेगी। एक्सेस कंट्रोल्स का क्या होता है? बच्चों आप ही तो कहते थे ना मैम सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करें, कोई मसला नहीं, वीडियो बड़ी हो जाए, मैम आपने सारे लेक्चर्स क्लियर करवाने, तो ये लो मैंने करवा दिए। अच्छा जी, ऑथेंटिकेशन के 3 की फैक्टर्स, व्हाट यू नो, व्हाट यू हैव एंड व्हाट आर यू। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिप्टोग्राफी की बेसिक प्रोसेस, इंक्रिप्शंस वगैरह होती हैं, ये पढ़ाई दी है ऊपर, तो इसको छोड़ती हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। बायोमेट्रिक्स ट्रेडिशनल पासवर्ड है। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोमेट्रिक ट्रेडिशनल पासवर्ड से बेहतर क्यों है? क्योंकि ये हार्ड टू डुप्लीकेट है, कैन नॉट बी फॉरगॉटन, डिफिकल्ट टू शेयर एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसमें हो सकती है। अच्छा जी, कंट्रोल टाइप से हम लोग पढ़ चुके हैं, तो लेसन नंबर 34 में स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, ये एक याद रख लें। एक्सेस कंट्रोल्स मीन गेटवे सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी मीन्स डेटा प्रोटेक्शन ड्यूरिंग ट्रांजिट और स्टोरेज, बायोमेट्रिक्स मीन पर्सनल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, और ऑल वर्क टुगेदर फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। लेसन नंबर 35 हम लोग स्टार्ट करेंगे। Audit trail definition. An audit trail is a chronological record of system activities that provide documentary evidence of events, actions and transactions for security monitoring and enforcement. Analysis types इसकी क्या होती हैं? Event oriented logos record specific events and activities. दूसरी इसकी टाइप क्या है? की स्ट्रोक मॉनिटरिंग, यानी कि रिकॉर्ड करना एवरी की स्ट्रोक इंटर। ठीक है, ये दो टाइप्स किसकी हैं? टाइप्स ऑफ ऑडिट रिकॉर्ड्स। ये टाइप्स भी आप लोग याद कर लो। इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन ऑडिट्स, कॉमन डेटा एलिमेंट्स, टाइम स्टैम्प, यूजर आईडी, टर्मिनल डिवाइस, फाइल्स एक्सेस, ट्रांजेक्शंस प्रेफर्ड एंड अमेंडेंट्स मेड। पर्पस ऑफ ऑडिट ट्रेल्स, पर्पस क्या होता है? प्राइमरी पर्पस क्या है कि इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी हो, इवेंट रिकंस्ट्रक्शन हो, इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन हो, प्रॉब्लम एनालिसिस और एविडेंस की कलेक्शन हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं फुल आप लोगों को कहूंगी कि इसको याद कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्राम को, टेक्निकल मैनुअल्स, यूजर मैनुअल, सिस्टम रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन। इंपॉर्टेंस नहीं आएगी पेपर में। एरर एनालिसिस विद ऑडिट, टाइप्स ऑफ एरर आइडेंटिफाइड। अच्छा जी, एरर्स को फाइंड करने की कितनी टाइप्स हैं? टोटल हमारे पास ये भी 3 ही हैं। 3 टाइप से। ऑपरेटर इंड्यूस्ड एरर, यूजर की मिस्टेक होती है। सिस्टम क्रिएटेड एरर्स, यानी कि सॉफ्टवेयर से एरर आ जाए। क्रैश मतलब कि सिस्टम फेलियर, रिकंस्ट्रक्शन, ये 3 किस्म के एरर्स होते हैं। अच्छा जी, इंट्रूजन डिटेक्शन क्या होता है? इसके 3 मेथड्स होते हैं। रियल टाइम डिटेक्शन, पोस्ट इवेंट एनालिसिस एंड देन पैटर्न रिकॉग्निशन। वेरिएंस डिटेक्शन क्या होता है? मॉनिटर यूज ट्रेंड्स, डिटेक्ट मेजर वेरिएंस फ्रॉम नॉर्मल पैटर्न्स, एग्जांपल अर्ली मॉर्निंग लॉगिन फ्रॉम नॉर्मली नॉन 9 AM यूजर्स। इस ऑडिट डेफिनेशन, इस ऑडिट क्या होता है? ट्रेडिशनल ऑडिट, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड फॉर एक्यूरेसी, अकाउंट वेरिफिकेशन एंड करेक्शन। उसके बाद है जी पैरामीटर्स ऑफ IS ऑडिट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IS के पैरामीटर्स क्या है? तो वो है CIS, क्रेडिट फोकस, अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंटिटी एंड इंटीग्रिटी, आप लोगों को पढ़ चुके हो। एक्सटेंडेड पैरामीटर्स कौन से होते हैं? यूटिलिटी, सिस्टम प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन, प्रोसिशन, सिस्टम क्या सिस्टम प्रोटेक्ट कर रहा है थेफ्ट से, ऑथेंटिसिटी, इंफॉर्मेशन जेन्युइन और ओरिजिनल होनी चाहिए। MCQs चलो पढ़ ही देती हूँ। ऑडिट ट्रेल क्या होता है? सिस्टम एक्टिविटीज को क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। ऑडिट ट्रेल की 2 टाइप्स कौन सी होती है? इवेंट ओरिएंटेड लोगोस और की स्ट्रोक मॉनिटरिंग। ऑडिट ट्रेल में क्या इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है? टाइम स्टैम्प, यूजर आईडी, टर्मिनल, फाइल एंड एक्सेस। ऑडिट ट्रेल के 3 पर्पस, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, इंटरियन डिटेक्शन, प्रॉब्लम एनालिसिस वगैरह। CIA ट्रेड के 3 कंपोनेंट्स, कॉन्फिडेंटिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, मैं ये ऊपर बता ही आई हूँ तो इसको छोड़ रही हूँ। ठीक है। अच्छा जी, इसमें आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अगर एक एम्प्लॉय नॉर्मली 9 AM लॉगिन करता है, लेकिन आज उसने 4 बजे लॉगिन किया, तो ऑडिट ट्रेल इसको कैसे पहचानेगा? ऑडिट ट्रेल इससे अनयूजुअल पैटर्न को डिटेक्ट करेगा थ्रू वेरिएंस डिटेक्शन। ठीक है, सिस्टम लॉगिन फिल्टर करेगा जब अर्ली मॉर्निंग लॉगिन चेक किए जा सकते हैं और सिक्योरिटी टीम को अलर्ट किया जा सकता है पोटेंशियल अनऑथराइज सिस्टम के लिए। लेसन नंबर 36 पे आ गई हूँ जी। रिस्क मैनेजमेंट डेफिनेशन, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या होगी?
Risk management is the systematic process of identifying, access and controlling risk to minimize their impact on organizational objectives while maximizing opportunities. फेज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट की फेज कौन सा है? पहला फेज है रिस्क आइडेंटिफिकेशन फेज। इसमें क्या इंक्लूड होता है? सिस्टम कैरेक्टराइजेशन, थ्रेट आइडेंटिफिकेशन एंड वैल्नरेबिलिटी असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट फेज 2 में क्या होता है? कंट्रोल एनालिसिस, लाइक्लीहुड डिटर्मिनेशन, इम्पैक्ट एनालिसिस एंड रिस्क डिटर्मिनेशन। रिस्क कंट्रोल फेज में क्या होता है? कंट्रोल, रिकमेंडेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। सिस्टम कैरेक्टराइजेशन में क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम पर्पस, फंक्शन एंड बाउंड्रीज, आइडेंटिफाई करना एसेट्स को, डॉक्यूमेंट सिस्टम में, इसको रहने दो भाई। 4 की स्टेप्स ये इंपॉर्टेंट। थ्रेड आइडेंटिफिकेशन, थ्रेड आइडेंटिफिकेशन के 4 की स्टेप्स क्या उनसे होते हैं? एसेट थ्रेड पेयरिंग, थ्रेड जिसमें एसेट्स और थ्रेड्स को मैच करना होता है। थ्रेड सिक्योर एनालिसिस, थ्रेड का सिक्योर आइडेंटिफाई करना। मोटिवेशन एनालिसिस और कैपेबिलिटी असेसमेंट, असेसमेंट, कॉमन वैल्यूबिलिटीज एरियाज, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल एनालिसिस, कंट्रोल टाइप्स, कंट्रोल के टाइप्स आपको पता होना चाहिए, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंटेशन कंट्रोल थ्रेट को रोकने के लिए होता है। डिटेक्टिव कंट्रोल थ्रेट को पहचानने के लिए, और करेक्टिव कंट्रोल नुकसान को ठीक करने के लिए होता है। ये कंट्रोल की 3 टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट इसमें मुझे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, तो ये हम लोग फार्मूला याद कर चुके हैं रिस्क का, तो इसको भी पढ़ ही चुकी हूँ, तो इसको मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अगर एक कंपनी का कस्टमर डेटाबेस वैनरेबल है और हैकर्स की मोटिवेशन हाई है तो रिस्क लेवल क्या होगा? रिस्क लेवल हाई होगा, क्योंकि हाई लाइकलीहुड होगी, हैकर्स की मोटिवेशन हाई है, हाई इम्पैक्ट होगा, कस्टमर डेटा लॉस से फाइनेंशियल लॉस होगा, रेपुटेशन डैमेज होगी, डैमेज होगी और लीगल इश्यूज हो सकते हैं। फार्मूला हाई लाइकलीहुड मल्टीप्लाई बाय हाई इम्पैक्ट इज इक्वल टू हाई रिस्क। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सिस्टम कैरेक्टराइजेशन रिस्क मैनेजमेंट में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अंडरस्टैंड करता है स्कोप को, एसिड करता है आइडेंटिफिकेशन, एसिड की आइडेंटिफिकेशन करता है, बाउंड्री डेफिनेशन और इफेक्टिव प्लानिंग वगैरह को देखता है। प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव कंट्रोल्स ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। लेसन नंबर 37 स्टार्ट करूंगी जी। लेसन नंबर 37, बिजनेस कॉन्टिजेंसी प्लानिंग, पीसीजी। PCG stands for Business Contingency Planning, is the process of creating system of prevention and recovery to deal with potential threats to a company, ensuring that personnel and assets are protected and can function quickly in the event of disaster. Components क्या हैं? BSB के, BCP के, तो BCP के कंपोनेंट्स हैं बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, रिकवरी स्ट्रेटजीज, प्लान डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग। फेजेस ऑफ बीसीबी, अच्छा जी, बीसीबी के 4 फेजेस होते हैं। बीसीबी के टोटल 4 फेज हैं, फेज 1, 2, 3 एंड 4। फेज 1 में प्लानिंग और इनिशिएशन होती है, फेज 2 में बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस होता है, फेज 3 में रिकवरी स्ट्रेटजीज होती हैं और फेज 4 में प्लान डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन होती है। ये बड़े इंपॉर्टेंट फेजेस हैं। इंसिडेंट मैनेजमेंट कैसे करोगे भाई? Incident management involve the process and activities that enable an organization to identify, analyze and correct hazards to prevent future incidents. Business impact analysis की key activities, इसको भी रहने देती हूँ। BIA outputs, इसकी full form याद रख लो, ये बहुत important। Recovery time objective stands for RTO and RPO stands for recovery point objectives। ये important MCQs थे। Types of recovery strategies, ये important है, इसको हम लोग जरूर याद करेंगे कि रिकवरी स्ट्रेटजीज की टाइप्स क्या होती हैं। डेटा बैकअप एंड रिकवरी और अल्टरनेटिव साइट्स, रिडेंडेंट सिस्टम, थर्ड पार्टी सर्विसेज, ये सारे टाइप्स किसके? रिकवरी स्ट्रेटजीज की। अच्छा जी, इसमें एमसीक्यूज क्या हमारे पास बन सकते हैं? कॉर्पोरेट कल्चर रिस्क मैनेजमेंट पर कैसे असर दिखाती है? रिस्क परसेप्शंस मैनेजमेंट अप्रोच और कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करती है। बीसीबी की फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस कम्युनिटी कंटिन्यूटी प्लानिंग। बीसीबी के 4 फेज क्या है? प्लानिंग, बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, रिकवरी स्ट्रेटजीज, प्लान डेवलपमेंट। बीआईए क्या होता है? बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस माइनस डिस्क्रिप्शन इफेक्ट्स का एसेट्स। आरटीओ और आरपीओ में फर्क, आरटीओ रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव और आरपीओ क्या है? रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। लेसन नंबर 39, वेब सिक्योरिटी थ्रेट्स। वेब सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है वो पोटेंशियल डेंजर या वेलनरेबिलिटीज होती हैं जो कि टारगेट करती हैं वेबसाइट्स को, वेब एप्लीकेशंस को, वेब सर्विस को, एक्सेट्रा को। टाइप्स ऑफ अटैक्स, अटैक्स की क्या टाइप्स होती हैं? पैसिव अटैक्स होते हैं। पैसिव अटैक्स मीन अटैक्स जहां पर अटैक्स मॉनिटर्स और इवेंट ड्रॉप्स को ऑन कम्युनिकेटर्स विदाउट अल्टरनेटिंग डेटा इंक्लूड होते हैं। एग्जांपल्स में क्या होती हैं? इवेंट ड्रॉपिंग, ट्रैफिक एनालिसिस एंड स्निफिंग वगैरह। एक्टिव अटैकर्स कौन से होते हैं?
Active attackers mean attackers जहाँ attackers where they attacks actively alters damage or disrupts communication or system. वो attackers जहाँ attackers actively communication या system को alter damage या disrupt करता है. नेक्स्ट जी टाइप्स ऑफ एक्टिव अटैक्स. एक्टिव अटैक्स की टाइप्स क्या होती हैं? व्यू वालों को क्या मिलता है इतना ज़्यादा सिलेबस दे के बहुत थोड़े टाइम में, और ऊपर से चॉइस भी ख़त्म कर दी है. इट्स रियली सो अनफेयर विद स्टूडेंट्स. बाय द वे स्टूडेंट्स शुड स्टैंड फॉर दिस सच में. अच्छा जी, थ्रेट इम्पैक्ट पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस. फ़ायदे नहीं आते भाई, फ़ायदों को छोड़ दो. उसके बाद टेक्निकल कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल्स, ये इंपॉर्टेंट है जी. प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए टेक्निकल कंट्रोल्स में क्या आता है? फायरवॉल, इंक्रिप्शन, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और रेगुलर अपडेट्स. एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स में क्या होता है? सिक्योरिटी पॉलिसीज, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एक्सेस मैनेजमेंट एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान. फिजिकल कंट्रोल में क्या था? सिक्योर डेटा सेंटर्स, सर्विलेंस सिस्टम और इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स. अच्छा जी, वेब सिक्योरिटी थ्रेट क्या होता है? वेबसाइट, वेब एप्लीकेशंस और वेब सर्विस का टारगेट करने वाले डेंजर्स. पैसिव अटैकर्स और एक्टिव अटैकर्स में फ़र्क. पैसिव जो है वो मॉनिटर करता है, एक्टिव क्या करता है? अलर्ट और डिस्टर्ब करना. अच्छा जी, पैसिव अटैकर्स के दो एग्जांपल, इवेंट्स ड्रॉप्सिंग या ट्रैफिक एनालिसिस. एक्टिव अटैकर्स की टाइप्स क्या है? Misquoting, reply attackers, मैसेज मॉडिफिकेशन, डिनेल और सर्विसेज. DOS अटैक क्या होता है? सिस्टम का ओवरलोड करके अनअवेलेबल बनाना. वेब अटैक से कौन से 3 इम्पैक्ट होते हैं? फाइनेंशियल लॉस, डेटा थेफ्ट एंड रेपुटेशन वगैरह. नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या है कि ये आप लोग खुद भी लिख सकते हो भाई. एक्टिव अटैक एंड पैसिव अटैक लेसन नंबर 40 हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है. and I'm extremely tired. अच्छा जी, फैक्टर इनकरेजिंग. अभी भी आप लोग चैनल ना सब्सक्राइब करो तो इट्स ट्रूली सो अनफेयर लिटरली. अच्छा जी, की फैक्टर्स क्या है? वेरियस कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस दैट मेक इंटरनेट अटैक्स मोर लाइकली टू succeed are more attractive to attackers. मेजर फैक्टर्स क्या है? टेक्निकल फैक्टर्स के मेजर टेक्निकल फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स. टेक्निकल फैक्टर्स में यहाँ कोई भी एमसीक्यूज बना के दे सकते हो. टेक्निकल फैक्टर्स में याद रखना अनपैच्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, वीक पासवर्ड, डिफिकल्ट डिफॉल्ट कन्फिग्रेशन और ओपन पोर्ट्स होते हैं मेजर फैक्टर्स में. और दूसरे होते हैं ह्यूमन फैक्टर्स. ह्यूमन फैक्टर्स में क्या आता है? लेक ऑफ अवेयरनेस, सोशल इंगेजिंग, इनसाइडर थ्रेट और नेग्लिजेंस. ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स में क्या आता है? इनसफिशिएंट बजट, पुअर पॉलिसीज, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, लेक ऑफ मॉनिटरिंग. Internet security controls, measurement and mechanism implemented to protect internal base system and data from unauthorized access, attacks or threats. Types of firewalls. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फायरवॉल की टाइप्स कौन सी होती है? पहली होती है पैकेट फिल्टरिंग. फायरवॉल्स इंडिविजुअल पैकेट्स इंस्पेक्ट करता है बेस्ड ऑन सोर्स, डेस्टिनेशन, आईपी एड्रेस वगैरह पे. स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल्स होती है और एप्लीकेशन लेवल गेटवेज फायरवॉल होती है. ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फायरवॉल्स हैं एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से. टाइप्स ऑफ आईडीज. आईडीज मतलब के इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम. आईडीज की 3 टाइप्स कौन सी होती है? नेटवर्क बेस्ड आईडीज, होस्ट बेस्ड आईडीज और 2 ही टाइप है. डिटेक्शन मेथड कौन से होते हैं? सिग्नेचर बेस्ड, नॉर्मल अटैक पैटर्न्स डिटेक्ट करना. एनोनिमी बेस्ड, नॉर्मल बिहेवियर से डिविएशंस आइडेंटिफाई करना. हाइब्रिड अप्रोच, दोनों मेथड्स कंबाइन करना वगैरह. कंपोनेंट्स ऑफ आईडीज. आईडीज के कंपोनेंट्स क्या है? मेन कंपोनेंट सेंसर, एनालिसिस इंजन, अलर्ट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट वगैरह होता है. वेब सर्वर, लोगोस. टाइप्स ऑफ लोगोस. लोगोस क्या होती हैं? टाइप्स की लोगोस की टाइप एक्सेस लोगो, हु एक्सेस्ड वर्ड. एरर लोगोस मतलब के सिस्टम एरर्स आर इश्यूज. सिक्योरिटी लोगोस, सिक्योरिटी रिलेटेड इवेंट्स. एप्लीकेशन लोगोस, स्पेसिफिक एप्लीकेशन एक्टिविटीज. अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगी कि अगर चाहते हो ना कि जो मैंने आपको पढ़ाया है आपको सही से याद हो जाए, तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि ये जो वीडियो आपने पूरी वॉच की है इसको एक बार फिर वॉच करो. दोबारा जब वॉच करोगे ना तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगे और आपके पेपर भी इंशाल्लाह बेस्ट ही जाएगा. ऑडिट टाइप्स कौन सी होती हैं? ऑडिट टाइप्स मैंने एबिलिटी असिस्ट में पढ़ा चुकी हूँ. अच्छा जी, ऑडिट प्रोसेस. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. आई कांट रीड मोर और होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी. 40 लेक्चर्स मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए एंड दिस 40 विल बी इनफ फॉर योर पेपर. बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी. अल्लाह करे आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके पास हो. स्टे कनेक्टेड. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.